ओके। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? हेलो सर। गुड हेलो आफ्टरनून सर। एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाउ आर यू एवरीवन? कैसे हैं आप सभी लोग? ऑल फाइन गुड। सर। हेलो अनुभव। वेरी गुड। चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, चलो बहुत बढ़िया, हम लोग शुरू करते हैं फिर आज के सेशन को। एंड जैसे कि आप सभी लोग वैसे मुझे जानते हैं, मेरा नाम है आर्किटेक्ट आदित्य जैन। एंड आज हमारा कैरियर ब्लूप्रिंट, जो हमने एक सीरीज शुरू की है जिसके अंदर में हम आपको संडेज वीकेंड्स के दिन थोड़ा परेशान करने की कोशिश करते हैं इन मास्टर क्लासेस के थ्रू। एंड आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये है वास्तु। राइट। हम में से ढेर सारे लोग हैं जो फील्ड में हैं, काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी आप कोर्स भी पढ़ रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग, कुछ लोग नए भी हैं। और हम सभी लोग आजकल ये भी देखते हैं कि वास्तु का एक इम्पोर्टेंस, चलन हर जगह देखने मिलता है। भले हम सिविल में प्रैक्टिस कर रहे हो, आर्किटेक्चर में प्रैक्टिस कर रहे हो, इंटीरियर में काम कर रहे हो, राइट। सभी जगह कुछ ना कुछ एक उसका इंपॉर्टेंस होता है। इसके अपने कारण भी है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं जहाँ पे अधिकतर लोगों की एक मान्यता होती है, एक रिलीजियस प्रोस्पेक्ट भी होता है कि वास्तु के हिसाब से हम अपने घर, अपना प्रॉपर्टी, अपने एरिया, सभी चीजों को हमको एक सिलेक्शन करना होता है। तो इसी चीज के चलते हुए आज का ये क्लास रखा गया है, जिसके अंदर में हम लोग एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझेंगे कि एग्जैक्टली वास्तु होता क्या है। हम में से सभी लोग अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं। सभी के जगह पे हमने सभी अलग अलग चीजों के बारे में हम सुनते हैं वास्तु के बारे में, कि वास्तु में ये होता है, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो हम आज एक कॉमन ग्राउंड, कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली वास्तु होता क्या है, वास्तु आया कहाँ से, इसके अंदर में कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, किस लेवल पे मुझे प्रैक्टिस करना है, किन किन चीजों का मुझे ध्यान रखना है, ये सब चीजें। आज का क्लास थोड़ा सा एक हम कहेंगे इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी जानकारी नहीं रहेगी। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अगर एक कागज पेन लेके बैठे तो अच्छा रहे, ताकि आप लोग कुछ नोट्स वगैरह बनाना है, कोई भी चीज इंपॉर्टेंट है, आप मार्कअप करना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं। इन द मीन टाइम हमारे पास में आखिरी में भी एक समय दिया जाएगा जिसमें हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर्स वगैरह आप सभी के जो भी रहेंगे, हम उसके बारे में फिर बात कर सकते हैं। ओके। चलिए, सो शुरू करते हैं हम लोग आज के सेशन को। लेट मी जस्ट स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके। इज माय स्क्रीन विजिबल एवरीवन? आई गेस इट इज। यस सर। बढ़िया। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट दिस। सो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है दैट इज वास्तु इन आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइन। वास्तु किस तरीके से आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइन में अपना एक रोल कॉल प्ले करता है, जिसमें साइंस, एनर्जी एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। हम सभी लोग सोचते हैं ना कि वास्तु के अंदर में सर बहुत सारी चीजें होती है, तो मान्यता का खेल है, कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, किसी को करना है, किसी को नहीं करना है, क्लाइंट को चाहिए। एंड ऑफ द डे द क्लाइंट रिक्वायरमेंट अगर है वहां पे वास्तु का, तो ऑब्वियसली वी नीड टू फॉलो दैट आउट, राइट। हमको वो गैप को फिल करना ही पड़ेगा। इन केस इफ यू आर नॉट एबल टू, व्हाट हैपेंस कि या तो फिर क्लाइंट कोई और अरेंज करेंगे या फिर प्रोजेक्ट जा भी सकता है। दैट शुड नॉट हैपन एंड ऑफ द डे, राइट। सो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं समझने की कि वास्तु होता क्या है, विद द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन कमिंग अलॉन्ग। वास्तु, अगर वास्तु को हम लोग ब्रेक करें या तोड़े, तो इसमें दो शब्द है, वी ए, वा, और स्तु। तो वा का मतलब होता है ड्वेलिंग, हिंदी में हम बोल सकते हैं आवास, राइट, स्पेस, जगह जहां पे हम लोग आवास करते हैं, वैसी जगह। और स्तु मतलब एग्जिस्टेंस, यानी अस्तित्व। अगर हम इसको एक मीनिंग देने की कोशिश करें तो साइंस ऑफ हार्मोनियस, हार्मोनियस लिविंग स्पेस, यानी जहां पे भी आप रहते हैं उस जगह के ऊपर में हमको साइंटिफिकली सोच समझ के प्लानिंग करना है, बातचीत करना है, समझना है, चीजों को रखना है। इस चीज को हम एक ओवरऑल वास्तु का नाम दे सकते हैं। लेकिन इसको अगर हम लोग एक कॉन्क्रीट बातचीत के साथ समझें कि ये वास्तु सर आया कहाँ से, एग्जैक्टली इसके अंदर में कौन कौन सी चीजें होती है, तो वो अब हम लोग थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। सो इसमें अब आप पढ़ पा रहे हैं कि वास्तु क्या है। वास्तुशास्त्र इज एन एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चरल साइंस, ancient Indian architectural science that studies how built spaces interact with the nature forces like sunlight, wind flow, and magnetic field and gravity. देखिए, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम लोग अगर कोई चीज को अगर बोल रहे हैं कि ये साइंटिफिकली प्रूफ है, राइट, इट क्रिएट्स इवन मोर वी से वैल्यू ओवर इट, उसकी और ज्यादा वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि अपन बोलते हैं ना कि एक अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। तो अब वास्तु के अंदर में अगर हम बात कर रहे हैं, तो वास्तु के अंदर में हम बात कर रहे हैं मेनली डिजाइन तो हम करना है, वो तो बात सही है। लेकिन डिजाइन हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं या किसको लेके कर रहे हैं? इंटरेक्शन विद द नेचुरल फोर्सेस, जैसे कि सनलाइट, धूप, हवा, मैग्नेटिक फील्ड होता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, राइट, और ग्रेविटी।
तो इन चार चीजों के आसपास में हम लोग अपने डिजाइन्स को जब चेंज करते हैं, बदलाव करते हैं, रखते हैं, उसको हम लोग वास्तु की स्टडीज में इन्वॉल्व करते हैं। वास्तु का ओरिजिन कहाँ पे हुआ? पहली शताब्दी से हम बोलते हैं। और जो हमारे ग्रंथ हुआ करते थे, ग्रंथ कौन से? जैसे मानसरा, बृहद संहिता, मायामत्तम, बेसिकली ये अलग अलग प्रकार के ग्रंथ होते हैं। सबसे पुराना और सबसे इनिशियली अगर हम बात कर सकें तो ये मानसरा है। अब इसके अंदर में पूरी चीजों के बारे में आपको एक जानकारी दी होती है। बेसिकली संस्कृत के ग्रंथ होते हैं जिसके अंदर में एक एक चीज के बारे में आपको डिटेल लिखी रहती है। साइट सिलेक्शन कैसे करना है, साइट के ऊपर में एग्जिस्टिंगली क्या होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए, उसका कितना, कहाँ से उठा हुआ होना चाहिए, या किस प्रकार की मिट्टी होना चाहिए, किससे आपने खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं तो किस तरीके से अपने को उसको करना है, अगर डेवलपमेंट करना है तो कितना खोदना है, कितना उसके ऊपर में आप किस टाइप का, अगर कोई मंदिर बना रहे हैं, कोई शिला बना रहे हैं, कोई आप उसके ऊपर में अगर आर्किटेक्चरल स्टाइल प्रैक्टिस कर रहे हैं। यानी आप समझ रहे हैं कि इतना डिटेल में उस समय, और सिर्फ एक भूमि या एक सिर्फ जगह के लिए नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए और पूरी जगह के लिए भी इतना डिटेल में उसमें बताया गया है। राइट, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं मानसरा करके, amazon पे उसकी बुक्स भी मिल जाएगी। अगर आपको पढ़ना है तो आप उसको पीडीएफ के तौर पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप में से जो भी इंटरेस्टेड है क्लास के बाद मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। डिटेल्ड है, बट उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे काम में भी है और नहीं भी है। अगर आप रोज 15-15 20-20 पेज भी उसमें से पढ़ते हैं तो आप चीजों को ग्रैप कर सकते हैं, सीख सकते हैं। राइट, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अवेलेबल है, आपको संस्कृत में पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू कैन गो विद द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑल्सो। ओके, सो आई गेस अभी एक बेसिक इंटरफेस तो हमको एक थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि वास्तु एग्जैक्टली आया कहाँ से, इसमें कौन कौन सी चीजें हम देख रहे हैं अपने आसपास में। सो दैट वाज सम ऑफ द बेसिक इनपुट्स ऑफ व्हाट वास्तु इज। लेकिन अगर आज की तारीख में हम बात करें, एक इमेज के साथ इसको समझने की कोशिश कर रहा है। आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज लुक आफ्टर दिस इमेज करेक्टली। ओके, अब आप इस इमेज में अच्छे से देख सकते हैं कि एक ओवरऑल, राइट, पूरा एक सिनेरियो यहाँ पे है। देयर इज अ होम, राइट, यहाँ पे घर है, ऊपर डायरेक्शंस वगैरह मेंशन्ड है, राइट, दिन है, रात है, हवा है, पानी है, इजंट इट? और इसके अंदर में क्या बोला जा रहा है? इट इज अ ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ आर्किटेक्चर दैट एक्सप्लेन्स हाउ बिल्डिंग शुड बी डिजाइन्ड इन हार्मनी विथ nature. It is a systematical study of space, direction, sunlight, wind flow, magnetic forces and energy balances. तो अगर हम लोग इसको स्पष्ट भाषा में आराम से समझें तो डिजाइन करो, लेकिन डिजाइन करने के साथ ही साथ उन चीजों को भी समझो जो आपके आसपास में है, जो नेचर से रिलेटेड है, जैसे हवा है, पानी है, लाइट है, सभी चीजें जो आसपास में हमारे, राइट। ताकि आपका स्पेस और आपकी जो बाकी चीजें हैं, दिशाएं, क्योंकि दिशाओं का भी एक बहुत ज्यादा रोल कॉल होता है। हम सभी लोग सुनते हैं ना कि ये हमारा प्रॉपर्टी, तो उसमें सबसे पहले देखते हैं कि अपन नॉर्थ कहाँ पर है, राइट। क्योंकि नॉर्थ ऑब्वियसली एकदम डायरेक्ट स्ट्रेट तो होता नहीं अधिकतर जगहों के ऊपर में, कभी टेढ़ा भी हो सकता है, कभी डिग्री चेंज हो जाती है, राइट। तो उसके बाद हम क्या होता है कि पहले आपको एक बार पता चल गया ट्रू नॉर्थ कहाँ पे है। ट्रू नॉर्थ मतलब एग्जैक्टली 0 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, नॉर्थ एग्जैक्ट कहाँ पे आ रहा है। उसके हिसाब से फिर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप हम इसके ऊपर में, आप देखते होंगे कभी चक्र वगैरह रख के पूरी डिग्रीज वगैरह चेक की जाती है। अब आपने एक चीज और सुनी होगी कि वास्तु के अंदर में हर एक दिशा के ऊपर में अपना एक सिग्निफिकेंस होता है। जैसे हम में से अधिकतर लोग सुनते हैं कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में हम लोग क्या देते हैं, देवस्थान वगैरह सोचते हैं, पूजा रूम वगैरह देते हैं, वहां पे लोग वॉशरूम्स वगैरह अवॉइड करते हैं, गटर पाइप्स वगैरह अवॉइड करते हैं, उस जगह को थोड़ा ओपन रखने के लिए कहा जाता है, राइट। तो इसी प्रकार से ये एक एग्जाम्पल था। इसी प्रकार से हम लोग जब प्लानिंग कर रहे हैं, स्पेस प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं, तो हम दिशाओं के बारे में सोच रहे हैं, ताकि हम लोग किस प्रकार का एनर्जी वहां पे जनरेट कर पा रहे हैं। क्योंकि कहीं पे भी अगर आप जा रहे हैं, कोई भी आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, राइट, सो एनर्जी इज मस्ट टू हैव ओवर देयर, राइट। तो इन्हीं चीजों के बारे में एक हमको ध्यान में रखना होता है वास्तु के चर्चा करते टाइम। तो अब इन चीजों के ऊपर में जो अपन बोलते हैं कि अंधविश्वास या बहुत सारी जो बातें होती हैं इन सभी चीजों को लेकर, राइट, सो अनलाइक कॉमन बिलीव्स, वास्तु इज नॉट सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन मतलब बोलते हैं ना कि वो बातचीत है केवल, ऐसा कुछ होता नहीं है, बिगड़ सर पैर की बातें। सो इट इज नॉट समथिंग लाइक दैट। इट इज अ सिस्टमैटिकल स्टडी ऑफ द स्पेस, द डायरेक्शंस, राइट। स्पेस इन टर्म्स ऑफ कि आप कौन सी जगह पे ले रहे हैं। अब जैसे मैंने आपसे शुरुआत में क्या कहा था कि उस ग्रंथ के अंदर में ये तक के मेंशन है, ग्रंथों के अंदर में हमारे, कि कौन सी भूमि लेना है, भूमि सिलेक्शन जो अपन बोलते हैं, साइट सिलेक्शन। किसी को अगर साइट परचेज भी करना है तो इवन दैट परचेसिंग, कौन सी प्रकार की साइट ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर में कहा जाएगा आपसे कि कभी भी एक साइट ऐसी लीजिए जो चौकोर हो, जिसकी चारों एजेस स्ट्रेट हो। और ऐसी प्रॉपर्टी मिलना आइडियली थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि कहीं ना कुछ
हल्का फुल्का डिफ्लेक्शन मिलता ही है। जैसे हल्की सी ये लाइन टेढ़ी हो जाएगी, या कुछ और टेढ़ा हो सकता है यहाँ से। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोग त्रिकोण या इस टाइप के एल शेप का भी प्लॉट वगैरह खरीदते हैं, ये सभी टाइप के प्रॉपर्टीज भी आते हैं। तो आइडियली वास्तु के अंदर में इन टाइप की प्रॉपर्टीज का निषेध किया गया कि ये सब नहीं लेना चाहिए। अगर फिर भी अगर मान लीजिए किसी ने अगर ले भी लिया, तो उसके लिए फिर रेमेडीज वगैरह बताई जाती है। जैसे अगर मान लीजिए किसी ने इस शेप की कोई बिल्डिंग अगर ले ली, प्लॉट खरीद लिया, अब उसके अंदर में जब वो बिल्डिंग बनाएंगे तो बिल्डिंग इस शेप की ना बनते हुए, राइट, उसके अंदर में आपको एक ट्राइंगल, सॉरी, स्क्वायर, रेक्टेंगल, जो भी एक डेवलपमेंट हो सकता है वहां पे, उस टाइप का डेवलपमेंट करने की एक सलाह दी जाती है। तो इसीलिए स्पेस का प्लानिंग दिशाओं के अनुसार सबसे अहम होता है। दिशाएं कौन सी? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। उसके अलावा उनके साथ जो चार दिशाएं और होती है, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, सभी चीजें। सनलाइट पोजीशन क्या है? सनलाइट का अपने वास्तुशास्त्र के अंदर में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये चीज को समझिए। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पे मान लीजिए ये हमारे इंडिया का एक नक्शा है, ठीक है। अब इंडिया में यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब इंडिया के अंदर में हम लोग यूजुअली क्या देखते हैं कि भैया दुनिया में सूरज कहाँ से उगता है भैया? ईस्ट से, राइट। अब ईस्ट से सूरज उग रहा है और ढलता कहाँ पे है? वेस्ट में। लेकिन आपने कभी एक चीज नोटिस की? मान लीजिए अगर आज मैं यहाँ पे खड़ा हूं, कोई भी जगह पे, आप कहीं पे भी हो इंडिया में, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बात कर रहा हूँ कि आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इंदौर शहर में बीचों बीच सड़क के ऊपर में, और बज रहे हैं दोपहर के 2। अब दोपहर के 2 अगर बज रहे हैं तो सूरज ना यहाँ मिलेगा और ना ही एकदम यहाँ मिलेगा, राइट। सुबह 6 बजे यहाँ है, शाम को 6 बजे यहाँ है, तो दोपहर के 12 बजे अधिकतर तो बीच में होगा कहीं ना कहीं सूरज। तो होता क्या है कि सूरज का जो एक ट्रैवल मूवमेंट होता है, ट्रैवल पाथ जो होता है कभी भी हमारे इंडिया के हिसाब से, वो होता है डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स साउथ। डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स साउथ मतलब, अगर ये मान के चलिए अगर कोई यहाँ खड़ा है और यहाँ से रोशनी आ रही है नीचे की तरफ से, तो उनकी परछाई कहाँ गिरेगी? टूवर्ड्स द नॉर्थ, इजंट इट? तो इसीलिए हम लोगों को ये सनपाथ जो होता है ना, इसको सनपाथ बोला जाता है। इसको ध्यान में रखना होता है, क्योंकि यहाँ से जब सूरज उगता है ईस्ट से, साउथ से, और फिर जाता है ढलता है वेस्ट पे। अब इससे होता क्या है कि जब आपकी गर्मी जो होती है दोपहर की, अपन जो बोलते हैं ना, जो धूप होती है 12 बजे से लेके शाम 3 साढ़े 3 बजे तक के दोपहर के, जो एकदम पीक धूप होती है, वो यूजुअली आपके इस समय जब सूरज यहाँ पे रहता है वहां पे गिरती है। तो अब होता क्या है कि हम लोग कभी भी अगर देखेंगे इस टाइप में, तो परछाई कभी भी अपनी इस तरफ गिरती है। अब ये सूरज की यहाँ पे परछाई और इसका सनपात का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रोल कॉल है, हम लोग इनके बारे में भी बातचीत करेंगे अभी थोड़े समय में। बाकी आता है विंड फ्लोस। हम सभी लोग जानते हैं कि कभी भी सबसे पहले बरसात कहाँ से आती है? नीचे तरफ से आती है, राइट। सबसे पहले बरसातें हमारे हिंदुस्तान में नीचे की तरफ से आती है, विंड फ्लोस। दूसरा, ऊपर से भी ठंडी हवाएं आती है, हिमालयस की तरफ से, राइट। तो ये वो चीजें हो गई। तो आप देखते जा रहे हैं कि ओवरऑल अगर हम वास्तु के बारे में बात कर भी रहे हैं, बट स्टिल वी आर टारगेटिंग और वी आर ऑल्सो गेटिंग इन टच विद दीज नेचरिस्टिक एलिमेंट्स ऑल्सो, जिसके माध्यम से अभी हमारे डिजाइन में फर्क देखने के लिए मिलेगा। फिर आता है मैग्नेटिक फोर्सेस। जैसे अभी ये दुनिया है, तो आपको पता है ऊपर नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है, राइट। नॉर्थ पोल जहां पे भी रहेगा, ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं यहाँ पे कंपास लेके खड़ा हूं, तो ये नॉर्थ पोल के मैग्नेटिक इफेक्ट्स नॉर्थ की तरफ में मेरे कंपास को झुकाएंगे। दैट इज व्हाट द मैग्नेटिक फोर्सेस आर। और एनर्जी बैलेंसेस। अब एनर्जी बैलेंस करना ये सबसे एक मूल्य तरीके से इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है। जैसे हर एक, मान लीजिए अगर ये कोई घर है, उस घर के अंदर में अलग अलग कमरे हैं, तो हर एक कमरे का अपन बोलते हैं ना एक अपना एक सिग्निफिकेंस है। अगर आज मैं मंदिर में खड़ा हूं तो मंदिर के अंदर में कहाँ पे हूँ? घर के अंदर में हूं। अगर मैं स्टडी रूम बना रहा हूँ तो उसका अपना एक सिग्निफिकेंस है। किचन बना रहा हूँ तो किचन का अपना एक सिग्निफिकेंस है। किचन के अंदर में हमको फायर का एनर्जी बैलेंस करना होता है, राइट। तो इसी प्रकार से अलग अलग एनर्जीज होते हैं। अब उनके बारे में भी आगे चल के बात कर रहे हैं। सो इट कनेक्ट्स आर्किटेक्चर, ध्यान से सुनिए हमें। सो द वास्तु कनेक्ट्स आर्किटेक्चर विथ एनवायरमेंटल साइंस। तो इन चीजों के बारे में हम लोगों को ध्यान रखना है कि ये जब चीजें आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस चीज के प्रैक्टिस के अंदर में जब हम आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं, जैसे भी आप सभी लोग आर्किटेक्चर इंटीरियर प्रैक्टिस करते हैं, राइट। कभी भी आप अगर मान लीजिए कहीं पे भी अगर आपको कोई फर्नीचर रखना है आज की तारीख में, अगर मान लीजिए ये हॉल है, अगर इस हॉल में मुझे नॉर्मली एक सोफा रखना है, तो सोफा रखने के टाइम पे, सोफा रखने के टाइम पे मुझे गुड वास्तु इवनिंग का सर। अधिकतर हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं, राइट। वास्तु का हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं। तो इन चीजों के लिए हम लोगों को फिर वास्तु के अंदर में ये चीजें ही बताई जाती है कि अपना सर किधर हो सकता है, पैर किधर रखना है वाइल सिटिंग और वाइल स्लीपिंग इन दैट केस। सेकंड, उसके बाद में हमारे
पढ़ते समय हमारी क्या दिशाएं हो सकती है, मंदिर किधर हो सकता है, किचन कहाँ हो सकता है, किचन का चूल्हा किधर हो सकता है, उसका सिलेंडर कहाँ रखना है, सिंक कहाँ रखना है, इतनी सब बारीकियों में हमको जानकारी देना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर इतनी बारीकियों में हम जानकारी देंगे तो हमारा फिर आर्किटेक्चरल या जो इंटीरियर जो हम लोग सोच रहे हैं जो करना चाहते हैं वो इम्बैलेंस नहीं हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि चीजें इम्बैलेंस हो सकती है, लेकिन एंड ऑफ द डे ये सभी चीजें किस पे आके रुकती है? बिलीव्स पे। राइट। अगर आज मैं बोलूं कि हमको एक मंदिर जाना है, राइट, तो ये एक श्रद्धा का सवाल होगा, राइट। मंदिर कोई ऐसा तो है नहीं कि भगवान जी अपने को डायरेक्टली फेस टू फेस मिल जाते हैं, अपन तो वहां पे जो मूर्ति होती है उनको ही पूछते हैं, राइट। तो उसी प्रकार से वास्तु भी एक बिलीफ सिस्टम का काम है। किसी को अगर मानना है या कोई अगर मान रहे हैं तो उसके अंदर में जो भी चीजें लिखी गई है, बताई गई है, होती है, वो आपको देना है। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं यार ये तो होता नहीं है, तो सब बोलने वालने की बातें हैं, ये सब मत करिए। दैट इज ट्रूली रॉन्ग, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, अब एज एन अ डिजाइनर, अब क्योंकि अपन लोग ने इतनी पढ़ाई की, इतनी अपन लोग डिजाइन में फील्ड में सभी चीजें कर रहे हैं, आसपास देख रहे हैं, तो एज एन अ डिजाइनर ये हमारे लिए एक चैलेंज भी हो सकता है मैनी टाइम्स कि कौन से कलर यूज करने, क्योंकि वास्तु के अंदर में पैनलिंग कौन सा यूज करना, उसका कलर कौन सा यूज करना, ये तक के आपको बताया जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे डिजाइन चेंज हो सकते हैं। सो इट्स बेटर कि अगर कहीं पे भी ऐसे रिक्वायरमेंट्स होते हैं तो वी शुड अंडरस्टैंड कि हम किस लेवल पे उस काम को लेके जा रहे हैं, या क्लाइंट को किस लेवल पे उधर डिटेलिंग करवाना है, राइट, ताकि बाद में समस्याएं ना खड़ी हो। तो ये आपके कुछ एक कॉमन बिलीव्स के आधार पे आपके ड्यूटीज हो सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी अब वास्तु हमको, वास्तु हमें क्या क्या चीजों के बारे में जानकारी दे रहा है। अपन बोलते हैं ना कि ओवरऑल इंडेक्स वगैरह क्या हो सकते हैं, कि वास्तु के माध्यम से हम क्या क्या सीख सकते हैं सर। तो जैसे कि वास्तु में आप देख सकते हैं टाउन प्लानिंग। अब आप सोच रहे हैं टाउन प्लानिंग एक कितना बड़ा और वास्ट शब्द होता है, राइट। पूरे एक क्षेत्र की, पूरे एक शहर की, या अब ऑब्वियसली बात है उस टाइम पे शहर नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पे गांव हुआ करते थे, बड़े बड़े एरियाज हुआ करते थे, राइट। तो उन सभी केसेस के अंदर में भी आपको ये टाउन प्लानिंग बताएगी। और ये बात ऐसी नहीं होती कि आपने वो टाउन प्लानिंग पढ़ रहे तो वो आज के जमाने में लागू नहीं होती, बेशक होती है। तो ये चीज आती है हमारी टाउन प्लानिंग। देन टेम्पल आर्किटेक्चर, मंदिर बन रहे हैं, मंदिर भी सभी के अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। तो मानसरा के अंदर में हर एक मंदिर, जैसे अब हिंदू के हो गए, जैनों के हो गए, बुद्धिस्ट वगैरह के हो गए, तो सभी के धर्मों के अनुसार उनके मंदिर में मान लीजिए कभी शिला आप देखते हैं ना, कभी जैन मंदिर देखिए, हिंदू मंदिर देखिए, उसके अलावा बुद्धिस्ट मंदिर देखिए, तो सभी में क्या होता है, अलग अलग आप एक आर्किटेक्चर स्टाइल डिफर करते हैं, वेरी करते हैं, राइट। कहीं पे आपको गुंबद देखने मिलेगा, कहीं पे आपको शिला देखने मिलेगी, कहीं पे ध्वजा देखने के लिए मिलेगी। सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट कम्स फ्रॉम दिस मानसरा। यही सब वास्तु के हिसाब से ही मंदिर कभी भी बनते हैं, मंदिर कभी भी वहीं से डेवलपमेंट आते हैं, राइट। तो ये टेम्पल आर्किटेक्चर। देन कम्स द रेसिडेंशियल डिजाइन। रेसिडेंशियल डिजाइनिंग के अंदर में भी, अब क्योंकि हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, राइट, वो रेसिडेंशियल डिजाइनिंग के रिलेटेड ही होता है। एज एन आर्किटेक्ट, एज एन इंटीरियर डिजाइनर, हम लोग रेसिडेंशियल डिजाइन पे ज्यादा फोकस करते हैं, राइट। तो ये चीजों के बारे में जानकारी दी जाती है। मेजरमेंट इन द प्रपोर्शंस। मेजरमेंट इन प्रपोर्शंस मतलब कौन सी जगह पे कितना उसको मेजरमेंट देना है, कितने आकार का होना चाहिए, क्या शेप का होना चाहिए, इतनी तक बारीकियों में बातें बताई गई है। स्कल्पचरल गाइडलाइंस, स्कल्पचर्स मतलब जो आप नक्काशी करते हैं, बाकी स्कल्पचर्स वगैरह होती है उसकी तक क्या आप सोच रहे हैं, गाइडलाइन दी गई है। और आखिरी में आता है ओरिएंटेशन एंड द सिलेक्शन, विच इज अमॉन्ग्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्योंकि देखा जाए कौन सी दिशा में जो हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं या जो बना रहे हैं ये जानना, और ये उसके अनुसार ही सभी चीजें मानी जाती है, राइट। दूसरी, सिलेक्शन ऑफ द साइट। अब सोच के देखिए, मान के चलिए, अब जैसे वास्तु के अंदर में बोला जाता है कि जो बेस्ट एंट्री होती है वो ईस्ट की तरफ से होती है, जो बेस्ट एकदम ईस्ट साइड एंट्री होती है। अब मान के चलिए ये किसी का घर है और सामने इधर रोड है, और इधर भी किसी का घर है, इधर भी किसी का घर है, और इधर भी किसी का घर है। अब प्रैक्टिकली अगर हम सोचें तो यहाँ पे जाने के लिए सिर्फ रास्ता तो एक ही है। हम्म, और वो भी हमारा कहाँ से आ रहा है, वेस्ट की तरफ से, ईस्ट तो हमारा ऊपर है। अब ये चाह के भी क्या ईस्ट से कोई दरवाजा दे पा रहे हैं क्या? हम्म, बताइए। अब यहाँ से तो प्लॉट की एंट्री हो रही है, ये कौन सी एंट्री होगी, मेनली मान लीजिए यहाँ पे प्लॉट की एंट्री है, उसके बाद में ये फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, ऐसा समझ लीजिए। हम्म, तो अब इस केस में अब ईस्ट से तो एंट्री वो दे ही नहीं पा रहे अपने घर की, तो फिर क्या करेंगे वो? उनको तो एंट्री यहाँ से देना है। अब रोड तो पीछे बना ही लेंगे अपन, और अगर जाना भी है तो अपन क्या करेंगे? तो बहुत बार क्या होता है, फिर लोग क्या करते हैं कि अपना एक नीचे से एक एंट्रेंस जो बन गई वो बन गई, लेकिन जहां पे हम मेनली रहते हैं, रहते हैं इन टर्म्स ऑफ जो आपका एक आवास होता है, उस आवास का अपन फिर ये चेंज कर सकते हैं, या लोग चेंज करते हैं, इसको रेमेडियल बोल सकते हैं या इसको सब्सटीट्यूशनल बोल सकते हैं। ताकि हम लोग जब फर्स्ट फ्लोर का नक्शा देखें तो फर्स्ट फ्लोर में हमारा जो दरवाजा है अंदर घुसने का, वो हमारा ईस्ट की तरफ से रहे। अंडरस्टूड?
तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है, नीचे पार्किंग में कोई स्टेयरकेस रहेगी जो फिर ऊपर आएगी और इस तरफ से खुलेगी। तो ऐसे अलग अलग ओरिएंटेशन चेंज करने के, और किसी के पास में ऑप्शन नहीं है तो फिर इस टाइप के ऑप्शंस भी लेना पड़ता है, राइट। और साइट सिलेक्शन, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि साइट का सिलेक्शन बहुत ज्यादा अहम और इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, आई गेस यहाँ तक ये सभी के लिए क्लियर है। अगर आप क्लियर है तो प्लीज रिएक्शन का बटन यूज करके मुझे थोड़ा सा आइडिया दीजिए। हम लोग डिस्कशन का टाइम भी लेने वाले हैं, बट इन द मीन टाइम इफ यू गाइस आर ऑल गुड, लेट मी नो विद द हेल्प ऑफ रिएक्शंस। ओके, चलो बहुत बढ़िया, कूल। ओके, इन द मीन टाइम अगर आप में से किसी के कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज आप चैट बॉक्स पे लिख के रखिए। ठीक है, हम लोग आखिरी में उनके बारे में एक एक करके बात भी करेंगे। ओके, सो अब ये तो हो गई हमारी बात कि वास्तु के अंदर में कौन कौन सी चीजों को आप डिजाइन कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, ये बात आ गई। अब हम बात कर रहे हैं कि ऐसे कौन से नेचुरल प्रॉपर्टीज या प्रिंसिपल्स होते हैं आइडियली वास्तु के अंदर में, राइट। तो वो चीजें हम लोग समझने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले आता है वास्तु इज बेस्ड अपॉन, किस चीज पे आधारित है वास्तु। सबसे पहले हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सन मूवमेंट, राइट। अभी अपन ने बात की थी पीछे सन के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड, राइट। कहाँ पे अपने नॉर्थ पोल साउथ पोल आ रहे हैं। फिर आता है फाइव एलिमेंट्स बैलेंस। फाइव एलिमेंट्स है ना, पांच प्रकार के तत्व होते हैं, पांच प्रकार की चीजें होती हैं, हम बात करेंगे उनके बारे में भी। सब क्या बोला गया, इट इज नॉट समथिंग लाइक एस्ट्रोलॉजी, राइट। एस्ट्रोलॉजी तो है नहीं है कोई प्रकार के, इट इज एनवायरमेंटल स्पेस प्लानिंग, राइट। कितना बेहतरीन अपन जवाब दे रहे हैं ना इस चीज का कि वास्तु क्या है। सो इट्स technically we can say that it's a planning which is done in reference or in context with the environment, right। हमारे वातावरण, हमारे एनवायरनमेंट के रेफरेंस में इन चीजों को काम किया गया है, राइट। तो अब इस चीज के थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, लेकिन हमारे पास में अधिकतर जो एक सवाल आते हैं, राइट, कि सर आज के जमाने में वास्तु अगर हम इन जगहों पे यूज कर रहे हैं तो हमारा इसमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है, या क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए कुछ रीजंस हमने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, जिसपे आप समझ सकते हैं कि क्यों वास्तु फॉलो करना चाहिए। जैसे अभी अधिकतर हम लोग अगर क्लाइंट डिमांड की बात करें तो भारतवर्ष में आज की तारीख में 50 से 70% क्लाइंट्स आज की तारीख में आपसे वास्तु मांगते हैं। वास्तु क्यों मांगते हैं, ताकि उनका जो एक घर है, उनका जो प्रॉपर्टी है, वो सभी चीजें इसके ऊपर वो एक अच्छे तरीके से प्लान अप कर सकें। अब वास्तु अप्लाई करने के कभी भी दो मूल्य जगह होती है जहां पे आप वास्तु को अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ दो मूल्य जगह, मतलब दो स्टेजेस की हम बात कर रहे हैं। पहली स्टेज होती है आर्किटेक्चरल स्टेज। आई गेस सभी को आर्किटेक्चरल और इंटीरियर दोनों स्टेजेस के बारे में आई गेस आइडिया है कि मतलब फर्क क्या होता है। आर्किटेक्चरल मतलब कि कोई खाली जगह अपन ने ली है और उस जगह के ऊपर में मुझे अभी बांधकाम करना है। बांधकाम मतलब अभी कंस्ट्रक्शन करना है, नक्शा बना रहा हूँ, दैट इज द आर्किटेक्चरल। एक बार नक्शा बन गया, इमारत खड़ी हो गई, कमरे का हम लोगों ने उधर एरियाज निकाल लिए हैं, उसके बाद में हम लोग इंटीरियर की बात करते हैं ना, अंदर के फर्नीचर। तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या बात की, जब हम लोग आर्किटेक्चरल स्टेज की बात कर रहे हैं तो आर्किटेक्चरल स्टेज के अंदर में आपको वास्तु अप्लाई करना है। वास्तु आपको बगैर बताएंगे, आप ऑब्वियसली बताएंगे कि कौन सा रूम कहाँ प्लान करना है, कौन सी स्टेयरकेस कहाँ देना है, बाथरूम कहाँ देना है, कहाँ नहीं देना है, एंट्रेंस कहाँ से देना है, सभी चीजों के बारे में। सो दैट इज द स्टेज नंबर वन। स्टेज नंबर टू इज देन द इंटीरियर स्टेज, राइट। फर्नीचर्स अगर हम बना रहे हैं तो क्या साइज के हो सकते हैं, किस डिग्री पे रखना है, किस जगह पे सर होगा, कहाँ पैर होगा, कहाँ सोफा होगा, कहाँ टीवी होंगी, कहाँ पे आपको खिड़की देना है, खिड़की का साइज कहाँ बढ़ाना है, कहाँ घटाना है, डाइनिंग टेबल कहाँ दे सकते हैं, पैसेज पे क्या रखना है नहीं रखना है, वार्डरोब किधर आपको रखना है, सभी चीजों की जानकारी मिलती है, राइट। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। सो इसीलिए 50 to 70% क्लाइंट आस्क, भाई वास्तु के हिसाब से हमको घर बनाना है। अब बाजार में हम यूजुअली देखते हैं कि वास्तु अगर हम एज एन डिजाइनर करते हैं तो ये हमारा एक प्लस पॉइंट माना जाता है। प्लस पॉइंट क्यों, क्योंकि अगर आज की तारीख में अगर क्लाइंट किसी और को हायर कर रहे हैं उन चीजों के लिए, वास्तु इज एन ऑल, तो होता क्या कि हमारे ड्राइंग्स फिर उनके पास जाते हैं, फिर वहां पे कुछ करेक्शंस आते हैं, फिर हम करते हैं, फिर उधर जाते हैं, फिर आते हैं। अधिकतर टाइम यही सब चलते रहते हैं। कोऑर्डिनेशन अपन जो बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है, वो कोऑर्डिनेशन यहाँ पे मिस बैलेंस होता है, राइट। तो ये चीजों का हमको एक फायदा मिलता है यहाँ पे। दूसरा आता है साइकोलॉजिकल कंफर्ट, यानी कि अपन ने जो कहा अभी मान्यता, बिलीफ सिस्टम्स की अभी हमने जो बात की। सो पीपल फील सिक्योर इन वास्तु कंप्लाइंट होम्स। बहुत सारे आप लोग देखते हैं कि लोग जो वास्तु के बारे में मानते हैं, चीजों को समझते हैं, तो वो वास्तु इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि एक अपन बोलते हैं ना, एक साइकोलॉजिकल चीजें रहती है कि यार मेरे घर में तो नॉर्थ ईस्ट में अगर ये है, टॉयलेट है, नीचे ग्राउंड फ्लोर में सर हम लोग ने टॉयलेट दे रखा है और फर्स्ट फ्लोर में हमारा मंदिर है। बहुत बार ऐसा भी होता है, जैसे मान लीजिए ये ग्राउंड फ्लोर है और ये उसी जगह का फर्स्ट फ्लोर है, तो ग्राउंड फ्लोर में नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक सर्वेंट टॉयलेट बना दिया पार्किंग में, और वहीं फर्स्ट फ्लोर में जहां पे उनका फ्लैट था यहाँ पे इनने मंदिर दे दिया।
अब अपन सोचेंगे कि यार हम तो अलग रहते हैं, लेकिन वास्तु अप्लाई कैसे होता है इसका थोड़ा सा एक बेसिक समझो। वास्तु अप्लाई होता है सीधा प्रॉपर्टी के ऊपर में। प्रॉपर्टी भी कैसी? अब आप बोलेंगे सर फ्लैट तो, अब मान लीजिए कोई हम लोग फ्लैट सिस्टम की कोई बहुत बड़े हाउसिंग सोसाइटी में गए और वहां पे तो सर हजारों एकड़ की जगह रहती है, तो क्या पूरे में वास्तु होता है? नहीं। डिपेंड करता है कि जो उस जगह का ओनरशिप है उस पे क्या लागू होता है। जैसे आज अगर अपन बोल रहे कुंडली है, तो कुंडली जो जिसकी है उसी के ऊपर लागू होती है ना। तो इसी प्रकार से वास्तु जिसकी अपन बोलते हैं जो जगह है जो उस पे रह रहे हैं उस पे लागू होती है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 3 माले की बिल्डिंग है, 3 माले में भले मैं पहले माले पे रहता हूँ, लेकिन बिल्डिंग पूरी मेरी है, तो मेरे पे पूरी बिल्डिंग का ही या उस पूरी जगह का वास्तु लागू होता है। मैं अगर तीसरे माले पे रहता हूँ एज एन अ टेनेंट, और यहाँ पे पहले माले पे कोई और रहता है, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना रखी है लेकिन मेरे नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है, तब वहां पे लागू नहीं होता है। तो ये चीजों के अपन बोलते हैं ना एक तौर तरीके होते हैं, इन चीजों की एक बातचीत वैसी होती है। देन कम्स इज द प्रॉपर्टी वैल्यू। प्रॉपर्टी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ, अब हम लोग देखते हैं ना आजकल बहुत सारे बिल्डर्स बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस मेंशन करते हैं वास्तु कंप्लाइंट, है ना। वास्तु कंप्लाइंट बड़े बड़े शब्दों में लिखा जाता है, क्यों? क्योंकि पता है कि इंडिया है, इंडिया के अंदर में ये सभी चीजें अधिकतर रिक्वायर्ड होती है, तो ये सभी चीजें यूजुअली बेचने में आसान होती है। अब लेकिन अगेन सवाल यही आ जाता है कि सर सभी को वास्तु का क्या ही नॉलेज होगा? और देखा जाए तो एक फ्लैट स्कीम के अंदर में वास्तु 100% कंप्लाइंट मिलना एक नेक्स्ट इम्पॉसिबल केस हो सकता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? अब जैसे आप में से जितने लोग भी कोई फ्लैट में या अपार्टमेंट में रहते हैं, तो इमेजिन करिए मैं जो बोलने जा रहा हूँ। अब मान लीजिए ये पूरा आपका एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर में ये इस प्रकार से मान लीजिए से 4 फ्लैट कट रहे हैं अंदर, 1 2 3 4, ठीक है। अब सोच के देखिए, अगर आप पूरी बिल्डिंग का भी एक प्रकार से अगर सोच रहे हैं वास्तु के बारे में, तो यहाँ पे इनके पास में अगर हम बात कर रहे हैं, ऊपर में नॉर्थ है, इधर में ईस्ट है, वेस्ट है और साउथ है। अब सोच के बताओ, कॉमन तो मतलब ऊपर अगर स्टेयरकेस है, यहाँ पे लिफ्ट, और ये बीच का हमारा मेन पैसेज हो गया। अब इनके घर में भी जाने का रास्ता है, यहाँ से इनके घर पे भी, इनके घर पे भी और इनके घर पे भी। अब वास्तु बोलता है कि भैया ईस्ट से एंट्रेंस दो, कि ईस्ट से मेरा दरवाजा खुले। अब ईस्ट में दरवाजा खुलने के लिए कहाँ रहेगा भैया? अब ये दोनों को तो जगह मिल जाएगी, चलो ठीक है, लेकिन अब इनके पास में कोई ऑप्शन है क्या? ईस्ट से दरवाजा खोलने के लिए, बोलिए। तो अब इसमें क्या बातचीत आती है फिर? तो इसीलिए दिक्कत क्या हो जाती है अब इसके अंदर में कि 100% वास्तु कंप्लाइंट मिलना इज काइंड ऑफ एन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग। पहली चीज। दूसरी चीज, अब मान लीजिए वास्तु ने आपसे कहा कि भाई हमको साउथ ईस्ट के अंदर में किचन देना है। अब यहाँ पे किचन बन जाएगा, यहाँ किचन बन जाएगा, साउथ ईस्ट में अच्छा वाला बन जाएगा। अब दिक्कत यहाँ पे कि इनका दरवाजा खोल रहा, सबसे पहले किचन देंगे कि हॉल देंगे? अब इनको तो फिर यहाँ पे ईस्ट की तरफ में हॉल देना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे? हम्म। तो ये चीजें आती है हमारी समझने के ऊपर में। तो इसीलिए कोई भी जगह 100%, स्पेशली इन वास्तु की हम बात करें फ्लैट स्कीम्स की, तो वो 100% कंप्लाइंट होना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट स्टिल बिल्डर्स यूजुअली आइडियली मेंशन इट 100% नहीं बोलते हुए कि वास्तु कंप्लाइंट है, सो दैट प्रॉपर्टी सेल्स इजीली। तो वो चीजें भी आती है। देन इज द एनर्जी बैलेंस, प्रॉपर लाइटिंग, वेंटिलेशन और जोनिंग। प्रॉपर लाइट, हवा, पानी, अपन बोलते हैं ना, ये सभी चीजें एक एनर्जी का प्रतीक होता है, राइट। तो इन सभी चीजों का हमको एक बैलेंस रखना बहुत जरूरी होता है। वास्तु के माध्यम से हमको ये चीजें अच्छे से बैलेंस करने मिलती है, क्योंकि वी प्ले विद द नेचर। देन द कल्चरल रिलेवेंस, स्ट्रॉन्ग इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अब जैसे आखिरी में कि भाई बिलीफ सिस्टम का काम है, कल्चरल सिग्निफिकेंसेस का काम है, तो ये कुछ चीजें आ जाती है। अब इन चीजों को मैं यहाँ से आप लोगों के साथ में डीप डाइव जाने वाला हूँ। ओके। सो आई वांट एवरीवन टू प्लीज, अभी तक के आप जो भी नोट्स वगैरह बना रहे थे उसको थोड़ा सा और ध्यान में रखते हुए, और कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज लिख के रखिएगा। आई एब्सोल्युटली गिव यू द टाइम टू डिस्कस इट ऑल्सो। ओके। अब हम लोग यहाँ पे टेबल की तरफ में देख रहे हैं। यहाँ पे टेबल बहुत इजी है, ऐसा कोई घबराने वाला नहीं, एकदम बेसिक और इजी टेबल है। आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू बेसिकली अंडरस्टैंड दिस, कि यहाँ पे आपके पास में एकदम इजी तरीके से मैंने यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शंस मेंशन कर रखे हैं, राइट। डायरेक्शन मतलब कैसे होगा आप पढ़ पाएंगे इसके अंदर में, मैं थोड़ा सा पीछे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ पहले यहाँ पे। जैसे ये मान लीजिए कोई जगह है, तो इस जगह के ऊपर में हमारे पास से मेनली 4 दिशाएं हैं, ऊपर, नॉर्थ, नीचे, साउथ, देन द ईस्ट, एंड यहाँ पे वेस्ट। ये 4 दिशाएं हो गई। अब इन 4 दिशाओं के बीच में भी दिशाएं हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, राइट। ये हमारी कुल मिला के ऐसी 8 दिशाएं, और बीच वाला एरिया जो होता है सेंटर, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मस्थान। जैसे ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी में भी अपन क्या होता है, जो सर का जो मस्तिष्क होता है सबसे ऊपर जो अपना एरिया पॉइंट होता है,
राइट। उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रह्मस्थान बोलते हैं। जैसे हमारे बॉडी की अपन बोलते हैं ना, पूरी ताकत पूरी क्षमता जो होता है वहीं से होता है। तो उसी प्रकार से बोला जाता है कि हमारे कभी भी जो घर होता है या कोई भी प्रॉपर्टी होती है, उसमें जो ब्रह्मस्थान जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सोच के देखिए कि अगर हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारा सर है, जहाँ पे ब्रह्मस्थान अपन जो बोलते हैं, उसमें अगर मैं बोलता हूँ कि दुनिया जहान का पूरा कचरा भरा हुआ है, टेंशन भरा हुआ है, लोड है, सभी कुछ है, तो क्या कभी भी वो बॉडी या कभी भी वो आदमी प्रॉपर फंक्शन कर सकता है क्या? सभी चीजों का टेंशन है, सभी चीजों के बारे में सोच रहे हैं। अब मेडिटेट करते हैं तो आइडियली कहाँ पे फोकस करते हैं अपन? इधर ही फोकस करते हैं, राइट। इसी ब्रह्मस्थान में क्या बोला जाता है, इधर फोकस करिए। तो क्यों करिए? ताकि इस जगह पे आप खाली रखिए, इसको फोकस करिए और आप उससे बेटर फील करते हैं। तो वास्तु में भी यही नियम लागू होता है, राइट। कि बोला जाता है कि जो ब्रह्म स्थान होता है, जो सेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पेस, राइट, उसको कभी भी हमको ओपन या खाली रखना चाहिए, उसको कभी भी हमको एक फ्री रखना चाहिए। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में भी हम लोग एक बात करने जा रहे हैं, ध्यान रखिए अभी। सबसे पहले नॉर्थ के ऊपर में बात करें, और देखो इधर सबसे ऊपर आप जो पढ़ पा रहे हैं, यहाँ पे हमने जो हेड्स क्रिएट कर रखे हैं, हेड्स में पढ़िए क्या क्या लिखा है। यहाँ पे दिशाएं आपको देखने मिलेगी। यहाँ पे सनलाइट, सनलाइट किस प्रकार से, उसका बिहेवियर क्या, जैसे मैंने आपसे कहा था कि दोपहर के 1 बजे 2 बजे सबसे ज्यादा हार्श लाइट होती है। सुबह के 9 बजे आपको सबसे ज्यादा तीखी धूप मिलती है क्या? नहीं। सुबह के 6 बजे क्या होती है? एकदम डिफ्यूज्ड होती है। शाम को 6 बजे भी क्या होता है? एकदम ढलता सूरज मिलता है। शाम के 5 बजे का सूरज मुझे अच्छा दिखता है। तो ये क्या होगा? बिहेवियर हो गया सन का। हीट लेवल मतलब कितनी इंटेंसिटी में गर्मी पैदा कर रहा है वो। सूटेबल स्पेसेस, अब कौन सी जगह कैसे कौन सी दिशा के हिसाब से उचित है, सुटेबल है, और आपको क्या डिजाइन के बारे में ध्यान रखना है। तो ये चीज अब हम लोग शुरू कर रहे हैं नॉर्थ दिशा के साथ। सो नॉर्थ के अंदर में आप क्या बोल रहे हैं? सनलाइट रिसीव्स इनडायरेक्ट डिफ्यूज्ड सनलाइट थ्रू आउट द डे। अब आपको याद हो, मैंने अभी आपको इंडिया के नक्शे के बारे में जब बात किया था, तो इमेजिन करो कि एक घर बीच में रखा है। यहाँ पे बिल्कुल इमेजिन करिए सभी लोग कि यहाँ पे बीचों बीच एक घर है, ठीक है। और इस घर में अब मैं बोल रहा हूँ नॉर्थ दिशा में, यानी ऊपर से सूरज तो यहाँ उग रहा है और यहाँ ढल रहा है। तो अब घर के नॉर्थ के तरफ में सूरज का डायरेक्टली दिख रहा है क्या? दिखता तो आपको नहीं दिखेगा। आप भी चेक कर सकते हैं। नॉर्थ के तरफ में आपको सूरज, कोई भी जगह पे आप हो, नॉर्थ की तरफ में अब डायरेक्टली सूरज की रेज आ रही है क्या? क्या लिखा पढ़िए, रिसीव्स इनडायरेक्ट डिफ्यूज्ड सनलाइट थ्रू आउट द डे। पूरे दिन में हमको डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली यहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही है। तो हीट लेवल क्या है? कूल है, राइट। सूटेबल स्पेसेस, अब इसमें क्या क्या आप दे सकते हैं वास्तु के अनुसार? स्टडी रूम बनाइए, ऑफिसेज बनाइए, लिविंग रूम बनाइए। ये कुछ ऐसी जगहें हैं जो आप नॉर्थ में दे सकते हैं। ओके। आप सभी के साथ में पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा, बट फिर भी अपने हिसाब से चीजों को आप लिख सकते हैं, आपके अपने भाषा में, अपने कंफर्ट लैंग्वेज में। डिजाइन रिकमेंडेशंस अलाउस लार्जर विंडोज एंड ओपनिंग्स। अब सोच के देखिए, अगर मेरे घर में अगर बड़ी बड़ी खिड़कियां और उधर कंटिन्यूसली अच्छी तेज धूप आ रही है, भले मैं खिड़की लगा के ही क्यों ना बैठा हूं, फिर भी खिड़की के माध्यम से, ग्लास के माध्यम से कमरा कितना हीटअप हो सकता है। जहां पे मेरा 1 टन का एसी, वहां 1.5 टन का, 2 टन का एसी लगाना पड़ेगा। उसमें कितना गर्मी पैदा करेगा कमरे में। तो इसीलिए जब हम लोग ऐसे एरियाज की बात कर रहे हैं, देखो एरियाज भी कौन से हैं? स्टडी रूम, लिविंग रूम, ऑफिस रूम्स, ये सभी चीजों की हम बात करें, दीज आर सम ऑफ द हैबिटेबल एरियाज। हैबिटेबल एरियाज क्यों बोल रहा हूं मैं? ऐसे एरियाज हैं जहां पे आप दिन का समय अधिकतर ज्यादा प्रयोग करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, राइट। ऑफिसेज, लिविंग रूम, हम घरों में भी रहते हैं। इवन घर में जैसे मान लीजिए अगर आप दिन भर घर पे भी रहते हैं, तो दिन भर अपने कमरे में तो हम रहते नहीं है, दिन भर किचन में तो रहते नहीं है। हम कहाँ रहते हैं? सबसे ज्यादा हॉल में रहते हैं, राइट। तो इसीलिए क्या बोला जाता है कि यहाँ पे आप बड़ी खिड़की दे सकते हैं, ताकि एकदम ज्यादा धूप तो आ नहीं रही है तो आपको तकलीफ भी नहीं देगा। Allows larger window and openings. So this is what the north is mentioned for. Then it comes to the eastern part. अब ईस्ट के तरफ से ऑब्वियसली क्या हो रहा है? गेट्स सॉफ्ट मॉर्निंग सनलाइट, डायरेक्टली नहीं, सॉफ्ट लाइट आती है। हीट लेवल भी कम है, माइल्ड होता है। मेन एंट्रेंस दे सकते हैं ईस्ट में। बेडरूम, योगा, मेडिटेशन स्पेसेस, ये हमारे ईस्ट के लिए रखे गए हैं। मेन एंट्रेंस क्यों देना है? क्योंकि ये उगता हुआ सूरज है, तो ये उसका एक प्रतीक माना जाता है कि उगता हुआ सूरज है, तो वहां से दरवाजा रहेगा तो वो शुभ माना जाता है। मेडिटेशन, योगा वगैरह एरियाज हमारे जो होते हैं वहां पे करने के हिसाब से बेहतरीन है। सो गुड फॉर द ओपनिंग्स एंड द बैल्कनीज, आप ये सभी चीजें यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं ईस्ट में। देन कम्स द साउथ, रिसीव्स स्ट्रॉन्ग सनलाइट मोस्ट ऑफ द डेज। अब साउथ का समय भी है। अब हम लोग अगर साउथ की अगर बात कर रहे हैं, तो साउथ के अंदर में तो सबसे ज्यादा रोशनी आ ही रही है हमारे, राइट। तो अब इधर हीट लेवल क्या लिखा है यहाँ पे पढ़ो? हाई।
अब इसमें क्या दे सकते हैं आप, स्टेयरकेस दीजिए, स्टोरेजेस दीजिए, सर्विस एरियाज वगैरह दीजिए, ये हमारे साउथ में ये दिशाओं के अनुसार ये चीजें चल सकती है। यूज थिकर वॉल्स, थिकर वॉल्स क्यों, क्योंकि जितनी मोटी दीवार रहेगी उतनी कम धूप अंदर आएगी, यानी उतनी कम गर्मी पैदा करेगा। तो हम लोग यूजुअली जो फरो वॉल्स वगैरह क्रिएट करते हैं हमारा आर्किटेक्चर में, सभी जगहों के ऊपर में बफर वॉल्स क्रिएट करते हैं, क्या होता है एग्जैक्टली ये, ताकि हमारा जो अंदर का कमरा है वो एक प्रकार से प्रॉपर टेम्परेचर में रहे, राइट। और अब इसमें क्या लिख दिया, फ्यूअर ओपनिंग्स, कम से कम ओपनिंग, ताकि ज्यादा से ज्यादा धूप ना आए और हमें वो तकलीफ ना दे। ये नहीं बोला जा रहा है कि बिल्कुल मत दो, लेकिन आवश्यक अनुसार हमको वहां पे देना चाहिए। अब मान लीजिए कोई कश्मीर में रह रहा है, उधर बंदे को अब धूप ही चाहिए, तो फिर वहां पे आपको ऑब्वियस सी बात है, वहां पे आपको ये चीजें लागू नहीं करना पड़ेगा। तो आपको फिर उसको थोड़ा प्रैक्टिकली भी वहां पे सोचना आवश्यक रहेगा। अंडरस्टूड। देन इज द वेस्ट, गेट्स हार्श इवनिंग सनलाइट। और वेस्ट के अंदर में भी हमारा, क्योंकि देखो क्या होता है, यहां से लेके यहां तक जब सूरज जाता है तो वेस्ट की तरफ में ढल रहा है सूरज। हम्म, तो अब इसके तरफ में भी हमारा इंटेंसिटी ऑफ द सूरज इज हाई। जब ढल जाता है वो बात अलग है, लेकिन एटलीस्ट 4:30-5 बजे तक तो अच्छी धूप भी मिलती ही है। अब इसमें आप डाइनिंग रूम, स्टेयर केसेस, less used areas, these are more preferable in these areas. Use shading devices, avoid large windows opening. Again, shading devices मतलब जैसे छज्जे वगैरह हो गए, परगोलाज वगैरह हो गए, ये सभी चीजें। नॉर्थ ईस्ट, अब नॉर्थ ईस्ट में क्या है, जेंटल, गेट्स जेंटल मॉर्निंग लाइट एंड रिमेन्स कूलेस्ट। अब नॉर्थ में तो भैया डायरेक्ट लाइट आ नहीं रही, ईस्ट में उगता हुआ सूरज है, तो इन दोनों के बीच में क्या बोल रहे हैं, जेंटल मॉर्निंग लाइट, वेरी लो, क्या लो, हमारा सन इफेक्ट। देन द, यहाँ पे क्या दे सकते हैं, पूजा रूम, मेडिटेशन स्पेस, वाटर फीचर्स। अब आप यहाँ पे एक नया शब्द पढ़ रहे हैं, वाटर फीचर्स। 5 एलिमेंट्स के अंदर में पानी आता है, राइट। तो ये इस चीज के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया, मैं आने वाला हूँ इस शब्द के ऊपर भी कि यहाँ पे वाटर क्यों लिखा गया, आई कम टू दैट ऑल्सो। कीप लाइट ओपन, अवॉइड हेवी स्टोरेजेस एंड टॉयलेट्स, राइट। अब यहाँ पे आपने जो वर्ड्स पढ़े हैं यहाँ पे, स्पेशली पूजा रूम, मेडिटेशन रूम, टॉयलेट नहीं देना है, यहाँ पे लिखा अवॉइड हेवी एरियाज और टॉयलेट्स, राइट। तो ये चीजें यहाँ पे एक बोली जाती है। अंडरस्टूड। इसके बाद आता है अपना साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में यूजुअली क्या हो रहा है, रिसीव्स कंट्रोल्ड सनलाइट फ्रॉम द मॉर्निंग टू द नून, दोपहर की धूप, लेकिन कम से कम, मॉडरेट होती है डायरेक्ट सनलाइट। किचन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, अब यहाँ पे एक और शब्द आ गया अपना, किचन और इलेक्ट्रिकल। किचन मतलब क्या हो गया, ये अग्नि, फायर, और इलेक्ट्रिकल बोले तो एनर्जी, इजंट इट। तो यहाँ पे हमारा दूसरा एक चीज ऐड हो जाती है, सुटेबल फॉर फायर रिलेटेड एक्टिविटीज, साउथ ईस्ट, राइट। देन इज द साउथ वेस्ट, रिसीव्स हार्श अमाउंट ऑफ आफ्टरनून सन एंड मैक्सिमम हीट, यहाँ पे भी धूप ज्यादा है। मास्टर बेडरूम और हेवी स्टोरेजेस, अब यहाँ पे अपन ने हेवी स्टोरेज को कहाँ पे मना किए थे, ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन उसके लिए भी जगह रखी गई है प्रॉपर साउथ वेस्ट में। अब हेवी क्या हो सकता है, जैसे वार्डरोब्स वगैरह होते हैं, इन सभी चीजों को एक हेवी कंपोनेंट्स वगैरह माना जाता है। थिक वॉल्स, हेवी फर्नीचर्स प्लेसमेंट, ये सभी चीजें आती है। देन इज द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में एक्सपीरियंसेस एयर फ्लोज इन द मूवमेंट। मैंने आपको याद है थोड़ी देर पहले क्या कहा था, नॉर्थ की तरफ से, ऊपर की तरफ से हमारे सबसे ज्यादा ठंडी हवाएं आती है, तो इसीलिए मानना जरूरी है इधर भी। दूसरा, मास्टर बेडरूम, सॉरी, मॉडरेट होता है। देन गेस्ट बेडरूम, यूटिलिटी एरियाज और टॉयलेट्स वगैरह। आप देख रहे हैं कि लगभग कितने सारे प्रकार के एरियाज हमने यहाँ पे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं आपके प्रॉपर्टीज के संबंधित। सो गुड फॉर द टेम्पररी और ट्रांजिशनल स्पेसेस। ट्रांजिशनल स्पेसेस मतलब आपके इसमें स्टेयरकेसेस वगैरह जैसी चीजें भी हम प्लेस कर सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में, दैट इज ऑल्सो डूएबल इन दैट केस। देन लास्ट वन जो रह गया है वो है सेंटर, यानी घर का जो ब्रह्म स्थान है, ब्रह्म केंद्र है। रिसीव्स बैलेंस्ड लाइट एंड एयर फ्लो फ्रॉम ऑल द साइड, यानी सभी जगह से जो जैसा बचे कुछ हमारा हवा पानी लाइट जो है वो आता है। न्यूट्रल, ना बहुत ज्यादा ठंडा, बहुत ज्यादा गर्म। लॉबी, सर्कुलेशन एरिया, ओपन स्पेसेस। अब ये जो चीजें हैं, क्या ये वो ऐसी चीजें हैं जहां पे अधिकतर हम लोग कुछ फर्नीचर्स वगैरह रखते हैं, या हम लोग मूवमेंट के लिए यूज करते हैं, ऑब्वियसली दीज आर द एरियाज वे भी ट्रांसिट, वे भी टू द मूवमेंट, राइट। जैसे हमारा डाइनिंग एरिया हो जाता है, आइडियली डाइनिंग एरिया भी हमारा क्या हो जाता है, घर के एकदम बीचों बीच आ जाता है, या हम लोग पैसेज वगैरह, आप लोग में से अधिकतर लोगों के घर में आप देखना, जो डाइनिंग टेबल है वो एक पैसेज के पास में रखा होगा, या घर का जो बीच का जो कमरे के बाद में जो जगह बचता है वो हमारा वो पैसेज जो सबसे बड़ा निकल जाता है एंड ऑफ द डे, ना चाहते हुए भी। तो उस केस में हम लोग इसकी बात करें सेंटर की। अवॉइड हैवी लोड, अब इधर हैवी लोड नहीं रखना, मैंने क्या कहा था, ब्रह्म स्थान, जितना खाली जितना खुला उतना बेहतर। टू कीप द थिंग्स अनक्लटर्ड,
अनक्लटर्ड मतलब चिपक चिपक के पास एकदम तामझाम, ये सभी चीजें ना हो। तो ये अपना हो गया एक अंडरस्टैंडिंग विथ रेफरेंस टू द डायरेक्शंस। ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा अभी। अभी आप सभी को अपन ने वास्तु जो पढ़ा है यहाँ पे, किसके अनुसार पढ़ा अपन ने? डायरेक्शंस। लेकिन सिर्फ डायरेक्शन की बात हुई थी क्या? याद करो पीछे। यहाँ पे अपन ने डायरेक्शंस अकेले की बात की थी क्या? नहीं। अभी अपन को बाकी चीजों के बारे में बात करना है। अभी जैसे अपन ने डायरेक्शंस यानी नॉर्थ साउथ ये सब के बारे में बात कर ली, सन पाथ के बारे में भी अपन ने बात कर ली। लेकिन अभी अपना जो मेन खिलाड़ी आएगा इसके बाद में, फाइव एलिमेंट्स बैलेंस क्या है वो बात करते हैं अपन अभी यहाँ पे। चलो, यहाँ तक ये सभी के लिए क्लियर है? यूजर रिएक्शन लेट मी नो। ओके, बाकी सभी? चलो बढ़िया, कूल, बहुत बढ़िया। ओके, अब मैं बात करने जा रहा हूँ एक कंसेप्ट के बारे में। पिरामिड आप सभी को मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, जिसके आधार पे आप एक ये समझ सकते हैं कि वास्तु किस लेवल पे बढ़ता है, किस लेवल पे शुरू होता है और कहाँ तक के जाता है ना। तो इसके अपन बोलते हैं ना, एक सर स्टेजेस भी होती होंगी कुछ ना कुछ, कि हम अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो एकदम ऐसा तो नहीं कि हम लोग अंधाधुंध प्लानिंग करे जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। आपके इनके ऊपर में एक एक लेवल सेट किए गए हैं, टोटल 5 लेवल होते हैं। जैसे कि एक पिरामिड आप इमेजिन करिए यहाँ पे। हम्म अब ये पांचों लेवल बेसिकली क्या होते हैं? सबसे पहले होता है जो लेवल, यानी हमको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखते हुए प्लानिंग करना। अगर आज मैं एक प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ तो उस प्रॉपर्टी में ये पांचों नियम लागू होना चाहिए, तभी वो प्रॉपर्टी मेरी वास्तु कंप्लाइंट हो सकती है। सबसे पहले नेचर, सन, विंड, यानी दिशाओं के अनुसार हमारी सभी, अभी अपन ने जो बात की थी दिशा के अनुसार, पीछे वाले पेज में अपने टेबल में, यानी आपकी जो भी जिस भी दिशा में है वो सभी चीजें आपकी प्रॉपर होना चाहिए। आपका प्लॉट सीधा सीधा होना चाहिए, बिना कटा पिटा होना चाहिए। जहां पे भी आप रह रहे हैं उधर, अब बहुत बार ऐसा भी बोला जाता है कि अगर मान लीजिए किसी का ग्रेवयार्ड था या कोई मरघट वगैरह था, उसकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह रह गई या कुछ अपशगुन हुआ था या कोई बेकार जगह थी, तो ऐसी जगह नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो इसीलिए पहला स्टेज हो गया जगह का, एरिया का सर्वेलेंस। देन इट कम्स अबाउट द फाइव एलिमेंट्स। अब जो हमारे पूरे 5 एलिमेंट्स होते हैं, उन पांचों एलिमेंट का यहाँ पे हम लोगों को सिग्निफिकेंस समझना है। अभी हम लोग आगे उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। देन इट कम्स अबाउट द डायरेक्शंस, कौन से एरिया में कौन सी चीजें रखना है नहीं रखना है, जिसके लिए हम लोग फिर अपने लेवल 4 पे आते हैं, विच इज द आर्किटेक्चरल प्लानिंग, विच इज द लेवल फ्लोर। लेवल 4 यानी कौन से कमरे किधर कैसे क्या रखना है। और फिर आता है लेवल 5 विच इज द फर्नीचर प्लेसमेंट। फर्नीचर प्लेसमेंट मतलब अब ये हमारा क्या हो गया? इंटीरियर रिलेटेड आ गया। तो आप समझ रहे हैं कि एक पूरा जमीन से लेके फाइनल इंटीरियर होने तक के की सभी गाइडलाइंस अपने को इसमें देखने के लिए मिलती है। क्या क्या चीजें इसके अंदर में आती है, मैं आपको एक बार छोटा सा एक प्रीव्यू देना चाहूंगा उसके ऊपर में। फिर हम सभी लोग इसके एलिमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे डिटेल में। ओके, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप इसको जस्ट एक गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि लगभग हम सभी इनके बारे में जानते हैं। जैसे लेवल 1 में हम लोग क्या क्या देखते हैं बेस ऑफ द पिरामिड में, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में आप यहाँ पे समझिए। इट इंक्लूड्स sun movement, wind direction, earth's magnetic effect, field सॉरी, climate conditions, राइट, कौन से जगह पे क्या है। All Vastu principles originate from natural forces. Without understanding natural nature, Vastu rules feels random. अब आपको अगर मैं कहूं कि इन सभी चीजों के बिना अगर वास्तु रहेगा क्या, तो नहीं। इसीलिए क्या लिखा गया आखिरी में कि विदाउट नेचर वास्तु का कोई वजूद नहीं है, वास्तु कुछ भी नहीं है। और नेचर अगर वास्तु है और सभी चीजों के साथ में है तो वो उसकी पावर है, वही उसकी एक सबसे बड़ी अपन बोलते हैं साइंटिफिक फील्ड इफेक्ट है। दैट इज द फर्स्ट लेवल और द वेरी बेस फाउंडेशन ऑफ द पिरामिड। देन इट कम्स अबाउट द फाइव एलिमेंट्स। 5 तत्व अपन बोलते हैं। 5 तत्व कौन से हो जाते हैं? अर्थ, वाटर, अर्थ मतलब जमीन, वाटर, फायर, एयर और स्पेस, इजंट इट। तो ये जो हमारी चीजें हो गई 5 महाभूता। नेचर एक्सप्रेसेस इटसेल्फ थ्रू 5 एलिमेंट्स। सो दीज एलिमेंट्स मस्ट बी बैलेंस इनसाइड अ बिल्ड स्ट्रक्चर, यानी अब एक बिल्ड स्ट्रक्चर के अंदर में इन पांचों एलिमेंट को अपने को बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है हम समझते हैं इनके बारे में। इफ एलिमेंट्स आर इम्बैलेंस, अगर एलिमेंट्स इम्बैलेंस होते हैं तो डिस्कम्फर्ट हो सकता है, फंक्शनैलिटी बिगड़ सकती है या फिर थर्मल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अपने को। ये सभी कुछ लेवल 2 में आते हैं। लेवल 3 में हमने डायरेक्शंस के बारे में बात किया। हर एक डायरेक्शन अपने तरीके से कुछ ना कुछ कैरी आउट करता है। जैसे स्पेसिफिक सनलाइट पैटर्न, अभी अपन ने देखा ना, कहीं से प्रॉपर सनलाइट कहीं से तो भी आ रहा है, कहीं पे सबसे ज्यादा धूप हो रहा है, कहीं पे हवा ज्यादा आ रही है, मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा है कहीं पे। सो डायरेक्शन हेल्प्स इन असाइनिंग फायर एक्टिविटीज, जैसे कि
अब आपको पता है कि सबसे ज्यादा सूरज की जो किरणें हैं धूप है, हम्म, वो हमारा साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट की तरफ से आता है। तो इसीलिए फायर एक्टिविटीज यूजुअली हम कहाँ करते हैं? ईस्ट की तरफ में। काम यानी ओपननेस यूजुअली हम कहाँ देखते हैं? नॉर्थ ईस्ट में। हेवी लोड्स अपन ने कहाँ साइन किए थे अभी पीछे अपने पढ़े थे डायरेक्शन में? साउथ वेस्ट की तरफ में, जैसे मास्टर बेडरूम एरियाज वगैरह हो जाते हैं। जस्ट वन सेकेंड। ओके, मूविंग अलोंग। अब ये हो गया हमारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट द लेवल 3 इज ऑल अबाउट। देन विल बी टॉकिंग अबाउट इज द जोनिंग, जो हमने बात की थी आर्किटेक्चरल प्लानिंग, जोनिंग एंड रूम प्लानिंग। वंस डायरेक्शंस आर अंडरस्टूड वी डिवाइड द बिल्डिंग इनटू द जोन्स, यानी एक बार आपको पता चल गया कौन सी दिशा में क्या है, कौन सी जगह पे, अब हम लोग बिल्डिंग को हम लोग समझते हैं कि पब्लिक जोन है, प्राइवेट जोन कहाँ पे, सर्विस जोन कहाँ पे, सर्कुलेशन जोन कहाँ पे, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। देन इज अबाउट द room placement, kitchen, bedroom, toilet, entrance spaces. This is the architectural application of अर्लियर लेयर्स, यानी शुरुआती दौर पे हम लोग जो काम करते हैं एक जगह के ऊपर में, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देन द लेवल 5 इज लाइक द कोर, जिसके अंदर हम लोग टॉप लेयर यानी इंटीरियर प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर में अब हमारे पास में दिस इज द मोस्ट डिटेल लेवल। मोस्ट डिटेल क्यों बोला जा रहा है? इवन अगर दरवाजा है तो दरवाजा हमें किस जगह से खुलवाना है, उस पे कौन से प्रकार का मटेरियल यूज हो सकता है, कौन से प्रकार का फिनिशेस हो सकता है, कौन से कलर का हो सकता है, सभी चीजें वहां पे हमको बताई जाती है क्योंकि उसके अनुसार। सो इट इंक्लूड्स बेड डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल स्टोव प्लेसमेंट, कहाँ पे स्टोव का प्लेसमेंट रहेगा, मिरर का पोजीशन क्या रहेगा, फर्नीचर अरेंजमेंट कैसा रहेगा, स्टोरेज प्लेसमेंट क्या रहेगा। सो दिस लेयर फाइन ट्यून्स द एनर्जी, और ये हमारा बोलते हैं ना फाइन ट्यून करने का, यानी फाइनल टचअप देने का काम करता है, जिसके माध्यम से हमारी एक इंटीरियर की जगह फिर प्रॉपर तरीके से फिर कंप्लीट हो पाती है। ओके, सो अब इन्हीं चीजों को एक टेबल फॉर्मेट में हम लोग एक समझने की अब कोशिश करेंगे। ये तो आपको एक बेसिक मैंने आइडिया दे दिया अभी। अब ये 5 एलिमेंट्स जो भी हम बात कर रहे थे, राइट, 5 एलिमेंट्स कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, राइट। अर्थ एलिमेंट, अर्थ का डायरेक्शन क्या माना जाता है? साउथ वेस्ट। स्टेबिलिटी, जमीन होता है क्योंकि, और इंटीरियर में यहाँ पे आप क्या बना सकते हैं? बेडरूम, मास्टर बेडरूम, सॉरी, हेवी स्टोरेजेस यूजुअली, वैसी हमारी कुछ चीजें होती है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तब आप देख रहे हैं कि अपन ने अभी सबसे पहले क्या किया था, एक जगह के ऊपर में पहले अपन ने डायरेक्शन के हिसाब से वास्तु को अप्लाई किया था। डायरेक्शन में आपने क्या देखा था कि सर सूरज का पोजीशन जहां जहां जैसा जैसा ट्रैवल कर रहा है, उस सूरज की इंटेंसिटी के हिसाब से अपन ने क्या किया था सर? कमरे प्लान किया था। अब अपन क्या कर रहे हैं कि एक घर के अंदर में ये पांचों तत्व मौजूद होते हैं, तो उसके हिसाब से अब हमने इसको जगह बांट रखी है। जैसे अगर आज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ की अगर हम बात कर रहे हैं, तो साउथ वेस्ट की अगर बात यहाँ चल रही है, मतलब साउथ वेस्ट हमारा कौन सा जोन हो गया है? अर्थ का जोन हो गया। नॉर्थ ईस्ट कौन सा जोन हो गया? जल का जोन हो गया। फायर का जोन, एयर का जोन और सेंटर जोन। ये चीज आपको एकदम बाय हार्ट कर लेना है, कोई भी जगह के लिए, सब जगह के लिए एक ही नियम लागू होता है। अपन आज अगर बोल रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर देना है, तो मंदिर क्यों देना है? क्यों? क्योंकि वहां पे हमको ये देखने के लिए मिलता है कि वहां पे हमको एक प्योरिटी मेंशन करना है। जैसे हर एक चीज का आप देखो, अपना एक एलिमेंट अगर बोला जा रहा है तो उस एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन समझो, आप इमेजिन कर पाएंगे जैसे मैं समझ रहा हूँ। जैसे जमीन है, अपन कभी भी क्या बोलते हैं? जमीन है, मजबूती है, स्टेबिलिटी। पानी, पानी में कभी भी हम क्या ढूंढते हैं? प्योरिटी, राइट। देन द फायर, एनर्जी और पावर का स्रोत है। एयर, मूवमेंट हो रहा है। तो आपने देखा कभी मूवमेंट अगर यहाँ लिख कर आ रहा है, तो मूवमेंट यानी क्या होता है हमारे? यूजुअली कौन से एरियाज आ जाते हैं घरों में? जैसे स्टेयरकेस हो गए, लिफ्ट लॉबीज हो गए, पैसेजेस वगैरह हो गए, चलेगा। एनर्जी एंड पावर मतलब कौन से एरियाज हो गए? किचन,
राइट। आपके घर में कभी भी मीटर रूम देना है, अगर मीटर अपन लगा था ना घर में मीटर बॉक्स वगैरह, तो वो भी इस दिशा में दिया जाता है। प्योरिटी एंड क्लैरिटी की अगर हम बात करें तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारा वहां पे अपन को नल लगा रहे हैं, नो। दैट मीन्स वहां पे पूजा या वाटर फीचर्स वगैरह या फिर आपकी पानी की टंकी, इस टाइप के एरियाज आप दे सकते हैं। देन इज द बैलेंस विच इज द सेंटर, राइट, उसको ओपन रखना जरूरी है, इसलिए अपन क्या करते हैं, लॉबी, पैसेज, डाइनिंग, इस टाइप की चीजें वहां पे देते हैं। ठीक है। अब इन चीजों को मैं थोड़ा सा एग्जैजरेटेड फॉर्म में मैंने यहाँ लिख रखा है, हर एक दिशा के अनुसार। अभी अपन ने जस्ट जो चीज पढ़ी, बस इसके अंदर में कुछ और हेड्स मैंने यहाँ इंक्रीज कर रखा है। चलो यहाँ तक क्लियर है सभी को? लेट मी नो क्विकली यूजर रिएक्शंस। ओके, नोट्स बना रहे हैं सभी लोग? चलो अच्छी बात है। कूल। चलो अब हम लोग बात करते हैं इसके अंदर में एलिमेंट्स के ही रेफरेंस में हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। एलिमेंट्स के रेफरेंस में वास्तु कैसे डिफर करता है, अभी आपने पीछे वाले जो पेज में देखा, उन्हीं चीजों को अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो एलिमेंट क्या है? अर्थ। सबसे पहले संस्कृत में पृथ्वी बोलते हैं डायरेक्शन। अर्थ का क्या है? स्पेसिफाइड साउथ वेस्ट। कोई भी प्रॉपर्टी में बोल रहा हूँ, कोई भी प्रॉपर्टी हो, ईस्ट, सॉरी अर्थ अगर बोले तो साउथ वेस्ट आ जाता है सीधा सीधा। कोर एनर्जी क्वालिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग, स्ट्रेंथ, ये किसकी प्रॉपर्टी होगी? अपनी अर्थ की। क्लाइमेट लॉजिक क्या बोलता है अब यहाँ पे? साउथ वेस्ट रिसीव्स हार्श आफ्टरनून हीट। अब डायरेक्शन की बात चल रही है यहाँ पे, अपन ने जो पीछे बात की थी अभी। साउथ वेस्ट में क्या हो रहा था? दोपहर की धूप, लिखते हैं यहाँ पे इनमें हार्श लाइट। रिसीव्स, रिक्वायर्स थिक वॉल, क्रिएट्स थर्मल मास एंड स्टेबिलिटी। यानी अपने को यहाँ पे मोटी दीवार वगैरह आप दे सकते हैं ताकि ज्यादा गर्मी का इफेक्ट बढ़े ना उस कमरे में, एरिया के अंदर में। पहली चीज। इसके अलावा मास्टर बेडरूम, हेवी स्टोरेजेस, स्ट्रक्चरल वॉल्स, ये सभी चीजें आप दे सकते हैं इस पर्टिकुलर कमरे के अंदर में। देन हेवी फर्नीचर्स के अलावा वार्डरोब्स, सेफर, लॉक्स प्लेसमेंट, लॉकर प्लेसमेंट वगैरह, ये सभी चीजें चलती है। अब आप देख रहे हैं एप्लीकेशन, समझो दो तरीके से यहाँ तोड़ा गया है। पहले आर्किटेक्चरल स्टेजेस में कौन से कमरे, इंटीरियर स्टेजेस में कमरों के अंदर में कौन सी चीजें, अंडरस्टूड। देन मटेरियल, स्टोन, मार्बल, ब्रिक, कंक्रीट, वुड, ये कुछ ऐसी चीजें होती है जो इस पर्टिकुलर कमरे में अच्छी मानी जाती है। कोई इसमें से अगर थोड़ा सा भी एक अपन है ना इमेजिन कर रहे हैं, तो ये कुछ वैसे मटेरियल है जो इसके ऊपर लागू होते हैं, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी। पत्थर, मार्बल, ब्रिक, कंक्रीट, लकड़ी। हाँ, करेक्ट। ग्लास, मिरर, ऐसे शब्दों का अपन ने यूज किया? नो, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या चाहिए भैया? स्टेबिलिटी, अंडरस्टूड। फिर आता है सुटेबल कलर्स, ब्राउन, बेज, टेराकोटा, अर्ली टोन्स, ये सब कलर्स चलते हैं। इम्बैलेंस इफेक्ट कब क्रिएट हो सकता है? अगर हो रहे तो क्या दिक्कत हो सकती है? इनसिक्योरिटी फील हो सकता है, इंस्टेबिलिटी आ सकता है, लैक ऑफ कंट्रोल। ये सभी चीजें अगर आप फील कर रहे हैं तो मान के चलिए यहाँ पे आपके फिर अर्थ जोन में कुछ दिक्कतें पैदा हो रही है शायद। एड हेवी फर्नीचर्स इन साउथ वेस्ट। अगर मान लीजिए अगर ये दिक्कतें आ रही है, यानी कहीं ना कहीं अपन ने कोई ना कोई चीजों को पीछे रखा हो, तो इसके लिए यहाँ पे स्ट्रैटेजिक करेक्शंस यानी रेमेडीज वगैरह भी अपन ने दे रखा है कि आप क्या कर सकते हैं। सो एड हेवी फर्नीचर्स। अब हैवी फर्नीचर यूजुअली क्या होता है, बहुत बार हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे, मैं पीछे थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। अब मान लीजिए हम लोग अधिकतर क्या सोचते हैं कि सर साउथ वेस्ट जो होता है हमारा, ये वाला, ये हमारा मास्टर बेडरूम का केंद्र होता है, बिल्कुल देना चाहिए, आवश्यक देना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इधर बहुत बार है ना, इधर बालकनी वगैरह बना लेते हैं साउथ वेस्ट। हम सोच के देखो, अगर कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में नीचे यहाँ साउथ वेस्ट के अंदर में मास्टर बेडरूम तो है, लेकिन मास्टर बेडरूम में यहाँ पे जो कॉर्नर इतना एरिया आ रहा है, यहाँ पे बालकनी दी है, तो बालकनी है तो बालकनी में तो सर वहां पे तो कांच भी लग गया, ओपन जगह भी है, तो उधर क्या ही वजन पड़ेगा, बात तो सही है। तो इसीलिए कभी भी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए कि यहाँ पे अपन बालकनी ना देते हुए पूरा कमरा बने, और कमरा बने और साथ ही साथ अपना पूरा यहाँ पे बेड भी रहे, वार्डरोब भी रहे, जो भी चीजें रहे, अपना इस एरिया में ज्यादा से ज्यादा जो भी अपने को फर्नीचरल पार्ट देना है वो अपन दे सके वहां पे आके एक। ठीक है। तो अब इसके अंदर में हम लोग क्या बात की अभी, तो इसी प्रकार से हमारे पास में ये चीजें मानी जाती है अर्थ को लेके। सो इसीलिए हैवी फर्नीचर्स वगैरह, ये सब चीजें बाद में फिर लोग क्या करते हैं, ला ला के रखते हैं, या किसी ने बालकनी उठा दी तो फिर वहां पे दीवार उठाते हैं। तो ये सभी चीजें करना पड़ती है। फिर पढ़ते हैं अपन वाटर के बारे में, जल, विच इज नॉर्थ ईस्ट, राइट। फ्लो, क्लैरिटी, प्योरिटी, कामनेस, ये इसके क्या हो गए? प्रिंसिपल्स, कोर प्रिंसिपल्स। नॉर्थ ईस्ट में कम से कम धूप आती है, डायरेक्ट लाइट वगैरह आती नहीं है, पीसफुल लाइट हमको देखने के लिए मिलती है। पूजा रूम, मेडिटेशन रूम, वाटर बॉडीज,
एंट्रेंस, ये सब चीजें अपन दे सकते हैं इन दिशाओं में। इसके अलावा वाटर फीचर्स, ग्लास एलिमेंट्स, अनक्लटर्ड लेआउट, ये हो गए इसके इंटीरियर एप्लीकेशंस। मटेरियल में पढ़ो, ग्लास मिरर्स क्लियरली, सॉरी केयरफुली प्लेस्ड। फिर आता है रिफ्लेक्टिव सरफेसेस, ये आप दे सकते हैं सूटेबल कलर्स, ब्लू, वाइट, पेस्टल शेड्स। इमोशनल इम्बैलेंस, कंफ्यूजन या मेंटल स्ट्रेस हो सकता है अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार का दिक्कत अगर पैदा हो रहा है तो। नॉर्थ ईस्ट को ओपन रखने की कोशिश करिए, क्लीन और पानी एलिमेंट्स, ये सभी चीजों को आप रख सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग गच्ची जो होती है ना, छत, टेरेस, उसमें अगर पानी की टंकी रखना है तो आप नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं। बहुत सारे लोगों के घर में जैसे जमीन में कुआं होता है, या जमीन में हम टैंक वगैरह बनवाते हैं या टंकी अंदर डलवाते हैं, तो सभी दिशा, सभी इसमें नॉर्थ ईस्ट में दिया जाता है। हमने बहुत सारी ऐसे प्रॉपर्टीज में भी देखा है कि वहां पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर में उन्होंने मंदिर भी दिया है, बहुत सारी चीजें दी ऊपर वाले फ्लोरों में, लेकिन नीचे जहाँ पार्किंग थी वहां पे पता चला उनका वहां पे गटर पाइप जा रहा है, सीवेज पाइप जा रहा है घर के अंदर कहीं। तो उस केस में अब क्या होता है, फिर वहां पे उसका एक रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट होता है। समझ रहे हैं बात को? तो ये चीजों का भी ध्यान रखना है। फायर, अग्नि, साउथ वेस्ट में। सो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पावर, ये चीजें आती है। साउथ ईस्ट गेट्स द मॉर्निंग टू मिड डे सन, यानी सुबह से लेकर दोपहर तक की धूप आती है। कंट्रोल्ड हीट और आइडियल फॉर द फायर एक्टिविटीज के लिए बेहतरीन माना जाता है। अब फायर एक्टिविटीज और एनर्जी, दो चीजों की बात हो रही, पावर, एनर्जी, तो इसीलिए किचन और इलेक्ट्रिकल रूम जनरेटर्स वगैरह दो चलेगा। स्टोव प्लेसमेंट, लाइटिंग फिक्सचर्स, इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस, वी ऑल कैन गिव इट आउट। मेटल, कॉपर, ब्रास, लाइटिंग फिक्सचर्स, ये सब चीजें यहाँ पे चलती है। आइडियली हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में भी वायर वायर जो होते हैं उनके अंदर में ये सभी चीजें अधिकतर होती ही है। रेड, ऑरेंज, वार्म येलो, आइडियली ये भी फायर रिलेटेड कलर्स हो गए। एग्रेशन, अगर ये चीज आप देखो, यहाँ पे क्या बिगड़ रहा है अपना, फायर, फायर बिगड़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है इंसान में, अग्रेशन, कन्फ्लिक्ट, ओवर ईटिंग ऑफ स्पेसेस, ये चीजें बिगड़ना शुरू होती है वास्तु के अनुसार अगर यहाँ पे ये चीजों को फॉलो नहीं किया जा रहा है तो। बैलेंस विद द न्यूट्रल टोन्स, सेपरेट फायर्स एंड वाटर। बैलेंस विद न्यूट्रल टोन्स मतलब फिर उसमें अगर इसको अगर अपने को ठीक करना है तो फिर क्या करते हैं लोग, वहां पे प्रॉपर कलर वलर करते हैं, उसको सही चीजों को सही जगह प्लेस करते हैं, तो ये उसके कुछ रेमेडियल्स वगैरह हो सकते हैं। अंडरस्टूड? फिर आता है एयर यानी वायु, नॉर्थ वेस्ट के लिए। मूवमेंट, कम्युनिकेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये चीजों को माना जाता है। नॉर्थ वेस्ट में आइडियली हमारे हवा अच्छा आता है, वहां से क्रॉस वेंटिलेशन, डायनेमिक जोन होता है एक। गेस्ट बेडरूम, टॉयलेट्स, यूटिलिटी एरियाज, आप ये सब चीजें प्लेस कर सकते हैं। विंडोज, वेंटिलेटर्स, लाइट, कर्टेन्स, मूवेबल फर्नीचर्स, these are all fine in here. Light fabrics, aluminum, ventilation panels, materials goes along this way. Then it about the light gray, cream, soft white. Then is the restlessness, instability and frequent changes. बेसिकली अपन बोलते हैं ना, थकावट सा बहुत महसूस होता है, अच्छा नहीं लगता है, एक दबदबा सा बना रहता है, वो सब चीजें नहीं होना चाहिए। सो इम्प्रूव वेंटिलेशन, डीक्लटर, और ये सभी चीजें हमको एक फॉलो करना जरूरी है वहां पे, ताकि हम इसको एक सही ला सके। और आखिरी आता है अपना स्पेस, विच इज द सेंटर ऑफ द ब्रह्मस्थान। इसीलिए सेंटर और द ब्रह्मस्थान, एक्सपेंशन और द कनेक्शन, ओपननेस, इन चीजों की हम बात कर रहे हैं। सेंट्रल जोन्स एक्ट्स एज अ सर्कुलेशन कोर, अलाउज एयर फ्लो एंड डे लाइट डिस्ट्रीब्यूशन। अब लॉबी, कोर्टयार्ड, सर्कुलेशन एरिया, डबल हाइट स्पेसेस, यूजुअली ये इनके लिए एक ज्यादा बेहतरीन मानी जाती है, क्योंकि अब हमारे पास इसी टाइप के आर्किटेक्चरल स्पेसेस रह जाते हैं इसके बाद। देन इज कीप अनक्लटर्ड, अवॉइड हेवी लोड इम्बैलेंसेस, ये सब क्रिएट नहीं करना है। अवॉइड द वाइड्स, स्काईलाइट, मिनिमल स्ट्रक्चरल लोड, लाइट न्यूट्रल शेड्स, कंजेशंस, मेंटल प्रेशर्स वगैरह आप देख सकते हैं उसके अंदर में। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो भी हैवी मटेरियल्स है हटा दो वहां से। एनहांस लाइटिंग एंड कीप द सेंटर ओपन। तो ये चीजों को हमको एक थोड़ा सा और बैलेंस आउट करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो एरिया है, जो स्पेस है, वो प्रॉपर यहाँ पे क्रिएट हो सके। ओके। इसके बाद में आप सभी लोगों के लिए मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है, आपके पास में इस क्लास के बाद में इसको शेयर किया जाएगा। आप आराम से इसको समय निकाल के पढ़ सकते हैं। जो भी चीज़ अभी हमने बात की, मैं एक छोटा सा पढ़ के दिखा देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बात कर रहे हैं अग्नि के बारे में, फायर के बारे में, तो यहाँ पे क्या लिखा पढ़िए। फायर एलिमेंट्स नीड्स सनलाइट एंड हीट। साउथ ईस्ट रिसीव स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग लाइट। मॉर्निंग सनलाइट इन किचन कीप्स टू सॉरी कीप्स हेल्प्स रिमूव द मॉइस्चर एंड बैक्टीरिया। तो आप समझ रहे हैं कि देखो, साइंस के साथ में भी ये चीजें जुड़ रही है, कि धूप अगर आ रही है, कभी भी अपन देखते हैं ना, कोई भी चीज अगर धूप में रहती है तो वो खराब नहीं होती है, या उस पर कुछ अगर रहा भी तो वो ठीक कर देता है।
Electrical panels is in southeast reduces the imbalances during the heat based. Fireplace in the वाटर जोन इन ई क्रिएट्स थर्मल एंड सिंबॉलिक कन्फ्लिक्ट, यानी इधर पानी नहीं चलता, अपने को इधर पानी या पानी जैसी चीजें नहीं देना क्योंकि जल और अग्नि का संपर्क ठीक नहीं है. एंड वार्म लाइटिंग इन साउथ ईस्ट एनहांसेस द नेचुरल फायर इफेक्ट. तो ये कुछ बातचीत होगी अपनी किस चीज के रिलेटेड, एनर्जी के रिलेटेड, राइट. तो आपको इन सभी चीजों के ऊपर में ध्यान रखते हुए अब काम करना है. अब मैंने आपको एक ओवरऑल आइडिया देने की कोशिश की, मैं आपको एक क्विक आइडिया और देने वाला हूँ डायरेक्शंस के बारे में. मैं आपको एक 10 मिनट और लेने वाला हूँ यहाँ से, क्योंकि ये चीज पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अब हम लोग चीजों को मर्ज कर रहे हैं. किसको, डायरेक्शन साइंस, मतलब जिसमें आप दिशाओं को और साथ ही साथ आपके एलिमेंट्स को मर्ज कर रहे हैं. ठीक है, जैसे कि पढ़िए यहाँ पे डायरेक्शन साइंस. डायरेक्शन Science studies how sunlight, heat, wind, magnetic field affects a building. In India, northern hemisphere, the sun moves east, south and west. यानी east से south से और west पे ये ढलता है फिर जाके. सन इन द वेस्ट रिसीव्स द स्ट्रॉन्गर लाइट, जो भी हमने जस्ट बात की. नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में यूजुअली हमको डायरेक्टली सनलाइट नहीं मिलती है. प्रॉपर डायरेक्शनल प्लानिंग इंप्रूव्स द थर्मल कंफर्ट एंड वेंटिलेशन. वास्तु डायरेक्शन रूल्स आर लार्जली बेस्ड ऑन द क्लाइमेटिक रिस्पॉन्सेस. तो ओवरऑल क्लाइमेटिक जैसा बिहेव कर रहा है, जैसी दिशाएं आ रही है, जैसे सन वगैरह आ रहा है, उसके हिसाब से चीजें बदलाव आती है. तो इसके अंदर में जोन्स के हिसाब से अब देखो, कूल जोन, वार्म जोन, हॉट, एयर और न्यूट्रल. आई गेस ये अभी हमने जो चीजें पढ़ी है बस वही लिखी हुई है, तो आप एक थोड़ा सा ध्यान रखिए. सबसे इंपॉर्टेंट अब आप सभी लोगों के लिए जो चीजें आ रही है वो यहाँ पे मेंशन कर रखी है हम लोगों ने, क्योंकि अब ये वो चीजें होगी जो आप फील कर रहे हैं, राइट. अपन बोलते हैं एक व्हाट वी से दैट, एब्स्ट्रैक्टली आप फील कर पा रहे हैं, राइट. जैसे अब दिशाओं के हिसाब से वास्तु के अंदर में बताया गया है कि कौन सी दिशा का क्या प्रतीक है, क्या सिंबल है. जैसे कि नॉर्थ में बोला जाता है वेल्थ का जोन, ईस्ट में ग्रोथ का जोन, स्ट्रेंथ, देन द गेन्स. अब आपने देखा नॉर्थ में अगर वेल्थ लिखा है यानी कुबेर का ये स्थान हो गया, कुबेर बोलते हैं ना अपन, कुबेर. फिर आता है ग्रोथ. इधर ग्रोथ मतलब एंट्रेंस इसीलिए वहां पे दी है. देखो अब उसके हिसाब से कौन से पर्टिकुलर एलिमेंट्स वहां पे दिए. वेल्थ की बात हुई यानी लॉकर दो घर का, ऑफिस वगैरह अपन क्रिएट करो, दुकानदारी वाली चीजें यहाँ पे कर सकते हैं. ईस्ट आपका हो गया एंट्रेंस के हिसाब से यानी ग्रोथ, राइट. साउथ में अपन ने बात की थी स्ट्रेंथ. आपको याद हो तो साउथ मतलब किसका है, अर्थ, स्टेबिलिटी. तो वहां पे अपने पास में स्ट्रेयर केसेस आ गई. वेस्ट का जोन होता है गेम्स का, ये वाला. तो आप इधर कुछ डाइनिंग वगैरह वगैरह रख सकते हैं. नॉर्थ ईस्ट इधर की दिशा स्पिरिचुअलिटी, टेम्पल. टेम्पल यानी हमारा मंदिर, अपन ने सोचा था यहाँ पे पानी, प्योरिटी, तो स्पिरिचुअलनेस आ गई. साउथ ईस्ट हमारा हो गया अग्नि, आ गया किचन. साउथ वेस्ट अथॉरिटी. अथॉरिटी यानी मास्टर बेडरूम, घर का जो मुखिया होता है वो कहाँ से होता है, मास्टर बेडरूम. तो अथॉरिटी इसीलिए क्या दिया जाता है, मास्टर बेडरूम कभी भी साउथ वेस्ट में. और नॉर्थ वेस्ट जो बचा मूवमेंट का एरिया, उधर आवाक जावाक या स्टेयरकेसेस वगैरह या मूवमेंट के हिसाब से हम गेस्ट बेडरूम प्लान कर सकते हैं. तो ये पेज आप सभी लोग के लिए देखा जाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर कोई भी प्रॉपर्टी पे अगर काम कर रहे हैं, उस पे वास्तु आप दे रहे हैं. बहुत बार क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे वेस्ट की तरफ में कमरा तो दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे चप्पलें पड़ी होती है, बहुत बार होता है. सोच के देखो, अगर ये पूरा एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में यहाँ पे कमरा है, और कमरे में मैं बोलता हूँ यहाँ पे ऊपर वॉशरूम है. वॉशरूम सर आपने तो कहा था कि इधर वॉशरूम चलता है, लेकिन बहुत बार क्या होता है, अपन अपनी आदत होती है घर में एक वॉशरूम की एक अलग चप्पलें वगैरह होती है. तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चप्पल वगैरह कभी कोई बाहर रखते हैं, गंदगी करते हैं, कुछ भी करते हैं. अब सोचो ऐसे स्थान पे जो हमारा गेन का जोन है, गेन का, वहां चप्पलें पड़ी है, पुरानी किताबें पड़ी है, गंदगी हो रही है, तो क्या कभी गेन आएगा आपके पास में, नेवर. तो इसीलिए ये चीजें हमको एक ध्यान में रखने वाली बात आती है. सो दैट इज व्हाट द डायरेक्शन साइंस इज. यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, आप सभी लोग पढ़ सकते हैं. जैसे कि डायरेक्शन नॉर्थ है, सन पैटर्न क्या है. अब देखो सभी चीजें यहाँ पे आने वाली हैं, ध्यान से समझना. डायरेक्शन नॉर्थ है, सन एक्सपोजर क्या बोल रहा है आपसे, इनडायरेक्ट सनलाइट ऑल द डे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ रही है. हीट इंटेंसिटी क्या है, लो है. क्लाइमेट नेचर अपना कूल है, बैलेंस्ड है. और एलिमेंट कौन सा आ रहा है, वेल्थ का आ गया. बात किए थे अपन ने एलिमेंट्स के बारे में भी, वेल्थ आ गया अपना. साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, स्टेबिलिटी मिल रही है काम में, फाइनेंसेस. आर्किटेक्चरल स्टडी, क्या अवॉइड करना है, हैवी चीजें. और डिजाइन स्ट्रैटेजी में क्या फॉलो करना है, बड़ी खिड़कियां और
ग्लास ओपनिंग्स। ईस्ट में सॉफ्ट सनलाइट आ रही है, हीट कम है, फ्रेश और ब्राइट लाइट आ रही है। एलिमेंट ग्रोथ का जुड़ा हुआ है ईस्ट में, पॉजिटिव और न्यू बिगनिंग, ग्रोथ की बात आई, पॉजिटिवनेस, न्यू बिगनिंग। देखो आप यहाँ पे जो चीज पढ़ रहे हैं उसके रिलेटेबल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है, वो सभी चीजें ऐसी ही दी गई है। एंट्रेंस, बेडरूम, बैल्कनी, सभी चीजें चलती है। हाई वॉल्स, ब्लॉकिंग लाइट, अवॉइड द ओपनिंग्स, लाइट कर्टेन्स, ये सब चीज अवॉइड कर सकते हैं। साउथ में स्ट्रॉन्ग सनलाइट, इसीलिए धूप ज्यादा है, वार्म और इंटेंस है। एलिमेंट स्ट्रेंथ का है यहाँ पे, मजबूती, पावर और कंट्रोल। स्टेयरकेस दीजिए, स्टोरेज, सर्विस रूम्स, किचन्स, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, लार्जर रूम्स, ग्लास विंडोज और इंसुलेशन दीजिए। वेस्ट हमारा हार्श है। ये काइंड ऑफ आपका ये जो पेज है, ये आप सभी लोगों के लिए एक ओवरऑल हम बोल सकते हैं वो हो गया एक काइंड ऑफ अ समरी इन विच जो हमारी पूरी मेन 8 दिशाएं और ब्रह्मस्थान है, उन 8 दिशाओं में सूरज का क्या बोलना है, क्लाइमेट कैसा है उस जगह पे, उसके हिसाब से एलिमेंट कौन सा बैठ रहा है, साइकोलॉजिकल क्या है और आर्किटेक्चरल बैलेंस क्या है, क्या अवॉइड करना और डिजाइन में मुझे क्या देना है। तो या ये जो पेज है आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे ओवरऑल आज के इस क्लास के अंदर में। इसके अलावा हमारे पास है वेस्ट में फिर आ जाता है गेन का जोन, कंपटीशन रिजल्ट्स। अब वेस्ट में अगर हमारा गेन का जोन है, तो अब यहाँ पे आप डाइनिंग रूम, स्टेयरकेस, ये सभी चीजें भी दे सकते हैं। यहाँ पे अगर आप वेस्ट के अंदर में आप स्टडी रूम भी दे सकते हैं एक प्रकार से, लेकिन फिर आपका जो मुंह होना चाहिए, आपका जो फेस होना चाहिए, दैट शुड बी टूवर्ड्स द नॉर्थ, क्योंकि वो हमारा फिर कुबेर का क्षेत्र हो जाता है। राइट। फिर इसके बाद लार्जर अनशेडेड ओपनिंग्स वगैरह दे सकते हैं, लोअर शेडिंग वगैरह लगा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट, जेंटल मॉर्निंग, वेरी लाइट और कूलेस्ट काम। तो यहाँ पे पानी और पीस एंड प्योरिटी वो रहते हैं। यहाँ पे मेडिटेशन, वाटर, क्या नहीं देना है, टॉयलेट और हेवी लोड्स, कीप ओपन एंड क्लीन। देखिए अब एक चीज आपने यहाँ पे बहुत बार सुनी है, मेरा एक ये मानना है हमेशा से कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं हेवी लोड्स के बारे में, है ना, तो कभी भी सोचिए, मतलब एक इमेजिन करो, अगर हम बात कर रहे हैं कि हेवी लोड्स वगैरह अगर हमको नॉर्थ ईस्ट में अवॉइड करना है, ठीक है, मतलब ये एक मान्यता है ऐसी भी, मतलब वास्तु के अंदर में, क्योंकि क्या होता है अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं होती है, ये भी एक हकीकत है वास्तु के अंदर में, जैसे महावास्तु अलग है, बाकी वास्तु अलग है, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो अगर हम नॉर्थ ईस्ट की अगर बात कर रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में क्या बोल रहे हैं हम लोग तब से कि चीजों को ओपन रखो, काम रखो, खुला रखो, उसको कम से कम हेवी रखो। लेकिन हम अपने घरों में अगर वहां पे मूर्ति की स्थापना करते हैं, बहुत सारे लोग मूर्ति वगैरह रखते हैं, और किताबें रखते हैं धर्म ध्यान की, फोटोज वगैरह टांगते हैं, बहुत सारी रिलीजियस चीजें रखते हैं। तो आप सोच के देखो, हम वो जगह का लोड बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं? जगह में आप सोच रहे हैं कि उधर एनर्जी कितना रहेगा, लोड कितना बढ़ेगा। दैट्स ट्रू। तो इसीलिए ये भी एक बोला जाता है। दूसरी एक चीज और होती है सबसे अहम, जो एक सबसे जरूरी भी मानी जाती है। अगर हम देखते हैं अपने घरों के अंदर में, अगर हम आज की तारीख में बात करें, घर एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे सभी प्रकार की एक्टिविटीज भी होती है ना, सभी प्रकार की एक्टिविटीज होती है, अच्छी बुरी, ये वो सभी प्रकार की एक्टिविटीज। अब सोच के देखिए कि अगर हम मंदिर की अगर बात करते हैं, तो मंदिर में जो भगवान की जो प्रतिमा होती है, कभी भी वो क्या होती है, मंत्रित होती है। राइट, मंत्रित होती है सभी प्रतिमाएं वगैरह। अब मंदिर के अंदर में अगर कोई प्रतिमा जी अगर मंत्रित है, मूर्ति, तो उसका अपन बोलते हैं अपना एक ऑरा होता है। हम अगर अपने घरों की अगर बात कर रहे हैं, तो घरों में अगर अपन कोई मूर्ति अगर रखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मूर्ति का भी अपना एक ऑरा है, लेकिन उसी छत के नीचे अगर बाथरूम है, उसी छत के नीचे अगर बाकी की एक्टिविटीज वगैरह हो रही है, पर्सनल एक्टिविटीज वगैरह हो रही है, तो एक प्रकार से हम उस क्षेत्र की अवहेलना कर रहे हैं। अवहेलना मतलब उसकी अपन इंसल्ट कर रहे हैं, ऐसा भी माना जाता है। दैट्स ट्रू। तो इसीलिए आप अगर मंदिर बना रहे हैं, आप अगर मूर्तियां वगैरह रख रहे हैं, तो उसको कम से कम रखिए, फोटो टांग सकते हैं, या एक मूर्ति रख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, अगर आपको अगर रखना ही है। जैसे बहुत सारी जगह पे हम लोग यूजुअली देखते भी हैं, लोग मंदिर वगैरह बनाते हैं छोटे छोटे। तो ये सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है कि अगर अपन दे रहे हैं, तो फिर उसकी आपको उतनी रिस्पेक्ट करना पड़ेगी। अगर मैं उसी जगह पे अगर मंदिर रख रहा हूँ और उसी जगह पे मेरा सोफा भी है और पिक्चर भी लगी और पिक्चर में सभी प्रकार की पिक्चरें लग रही है, तो आप भी सोचो कि क्या माहौल बन रहा है उस एरिया में। मंदिर में अपन कभी पिक्चर लगा के बैठते हैं क्या टीवी में? नहीं। तो ये चीजों को आपको समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये अपन जो बोलते हैं ना, दीज आर ऑल द रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ इट। राइट। बहुत बार सोफे में हम ऐसा बैठते हैं कि हमारी जो पैर होते हैं वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ में भी चले जाते हैं या मंदिर की तरफ में चले जाते हैं। तो ये चीजें भी गलत होती है। तो इसीलिए आप इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें, ये मेरा बोलना है। देन इट कम्स अबाउट द साउथ ईस्ट, मॉर्निंग टू द डे टाइम, मॉडरेट, हीट सपोर्टिव, और इसका एलिमेंट हमने क्या बात की थी साउथ ईस्ट में? फायर। आपको याद है अभी हमने पीछे बात की थी, पांचों एलिमेंट पांचों जगह पे बैठे हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट।
तो पांचों एलिमेंट्स के हिसाब से दीज आर ऑल द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स। उसके हिसाब से हमारे रूम्स, जैसे भी हमने पीछे पढ़े हुए थे वैसे भी, क्या अवॉइड करना है, जैसे हमारा एयर में वॉशरूम्स कहाँ अवॉइड करना है, बेडरूम कहाँ अवॉइड करना है, दूसरे वेंटिलेशन, थिक वॉल, सभी चीजों के बारे में, सेंटर में हमको क्या देना है, कोर है, ओपन है, तो ये सभी चीजें आ जाती है। दीज आर ऑल द सेम थिंग्स ओनली जो भी हमने जस्ट बात की। और इसको अगर हम लोग एक छोटा सा आप सभी लोगों के लिए टेबल बनाने की कोशिश करें तो वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। एंट्रेंस, आइडियल डायरेक्शन, रीजन। किचन साउथ ईस्ट में फायर एलिमेंट है। मास्टर बेडरूम, अब देख रहे हैं आप, ये वो रूम है अधिकतर जो आपके घरों में होते हैं। किचन, एंट्रेंस एरिया, चिल्ड्रन एरिया, रूम और पूजा रूम और टॉयलेट्स वगैरह, दीज आर मेजर एरियाज दैट वी सी। तो अब आप सभी लोग इसके हिसाब से फिर प्लानिंग कर सकते हैं। मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में दीजिए स्टेबिलिटी, यानी उधर ज्यादा से ज्यादा फिर हेवी एलिमेंट्स को रखिए। किचन, सॉरी, चिल्ड्रंस रूम नॉर्थ में या वेस्ट में, दोनों में चलता है। अधिकतर हम लोग नॉर्थ के ऊपर में क्या देते हैं, एंट्रेंस या फिर लिविंग रूम वगैरह इस टाइप की चीजें दे देते हैं। तो इसलिए ये बनाने की जगह नहीं रहती, तो फिर लोग क्या करते हैं, चिल्ड्रन रूम फिर वेस्ट में बनाते हैं, लेकिन दिशा कहाँ रखते हैं फिर बच्चे के पढ़ने की स्टडी टेबल की, नॉर्थ में। फोकस, टॉयलेट, वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट। डिस्पोजल, पूजा, नॉर्थ ईस्ट, काम जोन। अंडरस्टूड। तो ये कुछ चीजें होगी हमारी इन रेफरेंस टू द आज के क्लासेस के अंदर में। इसके साथ आपके लिए कुछ स्टडी मटेरियल मैंने यहाँ निकाल रखा है। इस क्लास के बाद में आपको ये पीडीएफ के तौर पे जब दिया जाएगा, तब आप कुछ जो चीजें, जैसे बेडरूम है, लिविंग रूम है, किचन है, हम्म, उसमें आप कौन से फर्नीचर कहाँ रख सकते हैं, क्या रूल है, क्या डायरेक्शन है, एलिमेंट क्या है, लॉजिक क्या है, ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पढ़िएगा इसको भी। जैसे बेडरूम की अगर हम बात करें तो हेड टूवर्ड्स द साउथ। हम्म क्या बोला जाता है बेडरूम में, अभी हम लोग इंटीरियर लेवल पे ऊपर आ गए, ध्यान रखिएगा, प्लेसमेंट की बात चल रही है। तो सर कहाँ होना चाहिए, कभी भी साउथ में। एक और माना जाता है कि सर आप कभी भी ईस्ट में भी रख सकते हैं, अगर आपके इसमें ऑप्शन नहीं है तो आप सर को ईस्ट में भी रख सकते हैं, बट फर्स्ट बेस्ट पोजीशन इज साउथ, सेकंड बेस्ट पोजीशन इज ईस्ट। कभी भी अपन ने नॉर्थ में सर नहीं रखना चाहिए। तो ये चीज का अपने को ध्यान रखना है। Aligns with the Earth's magnetic force, believed the support stable and sleep orientation, head towards the north। ये अवॉइड करना है अपन ने। वाई अवॉइड, मैग्नेटिक या अपोजिशन थियरी। अपोजिशन या फिर अपन बोलते हैं कि मैग्नेटिक इंपैक्ट उल्टा पड़ सकता है। फिर ईस्ट में अपन देख सकते हैं मॉर्निंग सन वगैरह वहां से आता है, सपोर्ट्स द फ्रेशनेस एंड नेचुरल रिदम। वार्डरोब साउथ वेस्ट में आप दीजिए, नीचे वाला हमारा जो कॉर्नर एरिया होता है। अर्थ एलिमेंट वहां पे हमारा सबसे हेवीएस्ट होता है, जमीन, हेवी ऑब्जेक्ट्स। वार्डरोब नॉर्थ ईस्ट में। और आपके ब्लॉक लाइट्स एंड काम, ये हमको यूजुअली ये नॉर्थ ईस्ट अवॉइड करना है। और क्यों अवॉइड करना है, क्योंकि वहां पे हमारा लाइट या फिर काम जोन, ये सभी चीजें। अवॉइड मिरर इन फ्रंट ऑफ द बेड, ये बहुत जरूरी चीज होती है। रिफ्लेक्शंस इज इक्वल्स टू एक्टिव एनर्जी, एलिमेंट का लॉजिक। डिस्टर्ब स्लीप साइकोलॉजिकली, मिरर फेसिंग बेड नहीं होना चाहिए, और कॉजेज विजुअल डिसबैलेंस। ये हमारा बेडरूम की जानकारी हो गई। लिविंग रूम में आप देखिए, हेवी फर्नीचर्स वगैरह अपन को यहाँ पे देना है साउथ वेस्ट की तरफ में। देखो अब यहाँ पे भी लिविंग रूम है, तो लिविंग रूम में भी अगर मैं बोल रहा हूँ ये पूरा लिविंग रूम है, तो लिविंग रूम का भी जो ये कॉर्नर जोन है, तो ये भी साउथ वेस्ट में आ गया। हैवी फर्नीचर, टीवी प्लेसमेंट साउथ ईस्ट। एंट्रेंस क्लटर फ्री होना चाहिए हमारा नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, यहाँ से अगर अपन दे रहे हैं तो एंट्री, ये सभी चीजों के बारे में तो इसको भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। ऑल द डिटेल्स आर रिटन इन दिस। देयर इज अबाउट द किचन। किचन में हमको स्टोव प्लेसमेंट साउथ ईस्ट की तरफ में अपने को देना है। सिंक प्लेसमेंट, सेपरेशन स्टोव एंड सिंक, अभी अपने को कभी भी ध्यान रखना है कि स्टोव और सिंक आइडियली हम दूर ही रखते हैं, लेकिन फिर भी आपस से दूर रहना चाहिए। क्यों दूर रहना चाहिए, क्योंकि सेपरेट स्टोव और सिंक यानी क्या हो गया, ये अग्नि और जल दोनों को दूर दूर। तो ये हो गया अपना किचन। एंड कन्फ्लिक्ट, दिस इज द लास्ट थिंग। यू प्लेस टॉयलेट इन साउथ वेस्ट। अब मान लीजिए क्या हो रहा है कि अपन ने अपने घर के अंदर में साउथ वेस्ट के अंदर में, साउथ वेस्ट के अंदर मैंने यहाँ पे कॉर्नर में टॉयलेट दे दी। अब टॉयलेट तो यहाँ पे देना नहीं था अपन ने, टॉयलेट तो सर वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में चल रही थी अपनी, तो अब अपन ने यहाँ दे दी। तो इसमें क्या देखने मिल रहा है, लाइट एम्प्टी स्पेसेस इन एस डब्ल्यू। ये ना बेसिकली क्या हो रहा है कि अपन ने साउथ वेस्ट के अंदर में टॉयलेट देखे, एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट कर दी वहां पे, कुछ भारी भरकम तो है नहीं एकदम से। सो हैवी वार्डरोब इन नॉर्थ ईस्ट। रिजल्ट क्या हो रहा है, रूम में फील अनस्टेबल, अनस्टेबिलिटी या मेंटल डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, क्योंकि हैवी एनर्जी शिफ्टेड टू द नॉर्थ ईस्ट, इम्बैलेंस हो रहा है। तो अब मेरा अगर यहाँ पे टॉयलेट अगर यहाँ पे आ गया तो मेरा हैवी एनर्जी फिर यहाँ पे आ जाएगा, राइट, क्योंकि अब यहाँ पे अगर मैंने दे दिया है मेरा वॉशरूम एंड ऑल कुछ और, तो फिर मेरी बाकी के फर्नीचर्स कहीं और प्लेस करना पड़ेगा दूसरे दिशाओं में।
तो इसीलिए एक इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है। तो बेसिकली एक सिचुएशन मैंने आपको यहाँ पे दी कि ऐसे अगर हो रहा है तो उसको आप कैसे समझ सकते हैं। ओके, सो ये था हमारा फिर आज का एक ओवरऑल सेशन। एंड इस सेशन के अंदर में आप सभी को आई गेस आज एक अच्छी जानकारी मिली हो या एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मिला हो कि व्हाट इज वास्तु एंड किस प्रकार से आप सभी लोग एक वास्तु को समझ सकते हैं। चलो, हाउ वाज इट एवरीवन? कैसा रहा आज का सेशन? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? आई विल एब्सोल्युटली गिव द टाइम फॉर दैट आल्सो। हाउ वाज इट? कुछ नॉलेज बढ़ा, कुछ नया समझ में मिला इसमें? सर इसमें बिल्कुल जीरो थे, नॉलेज तो पढ़ा सर। चलो, अच्छी बात है। Yes, sir. ओके, ओके, आई एम एक्सपेक्टिंग सब क्वेश्चंस। आप सभी लोगों के कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो, आपने कुछ लिख रखा हो या आपको कुछ पूछना हो, एनीथिंग लाइक दैट? हेलो सर। हाँ, बोलिए। सर, अगर वेस्ट वेस्ट साइड में प्लॉट रहा, मतलब रोड फेसिंग है वेस्ट साइड, हम्म। तो अपने को प्लानिंग ग्राउंड फ्लोर में करना है, तो वास्तु के हिसाब से ईस्ट में एंट्रेंस चाहिए ना? हाँ, चाहिए तो है, लेकिन आपके इसमें अगर ऑप्शन नहीं है तो वेस्ट में भी आप दे सकते हैं, क्योंकि अपना जो दरवाजा खुल रहा है वो ईस्ट के तरफ में खुल रहा है, तो आप बेशक दे सकते हो उसको भी। सेकंड बेस्ट अपन बोल सकते हैं। फर्स्ट तो हमारा ऑब्वियसली ईस्ट में ही मोस्ट रिकमेंडेड रहता है। अगर आपके इसमें लेकिन प्लॉट में ईस्ट की तरफ से एंट्रेंस अगर नहीं दे पा रहे हैं, सो इट कुड ऑल्सो बी गिवन ऑन द वेस्ट साइड ऑल्सो। ओके, मतलब फंक्शनैलिटी के हिसाब से अच्छा रहेगा वेस्ट में दे जिधर ही सकते हैं, है। बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, लेकिन थोड़ा मतलब सा बैलेंस सेंटर में रहना दीजिए, चाहिए। सेंटर में दीजिए, अगर ऑप्शन है आपके पास में तो सेंटर से दीजिए फिर दरवाजा। और दरवाजा खुलने के बाद लेफ्ट साइड में यानी टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट, उस तरफ आपका स्टेयरकेस, लिफ्ट, लॉबी, पैसेज, इस टाइप का एरिया प्लान करिए, ऊपर चढ़ने के हिसाब से ऊपर जाना रहा तो ये आप प्लान में रखिएगा फिर। और सर, रेमेडीज करने के बाद मतलब बैलेंस हो जाता है, ऐसा कुछ? अपन एकदम ऐसे नहीं बोल सकते। अब देखिए, रेमेडीज एक बहुत अपन बोलते हैं ना, अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग लेवल पे की जाती है। तो बहुत बार ऐसा होता है, रेमेडीज देने के पहले उस जगह पे या उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए अगर कहीं पे टॉयलेट अगर गलत जगह पे आ जाती है तो लोग क्या करते हैं, उधर मेटल की एसएस की पट्टियां जो रहती है वो डब्ल्यूसी के आसपास में अपन तीनों तरफ में लगा देते हैं उसको। तो ये रेमेडीज वगैरह होती है। रेमेडीज अपन बोल सकते हैं एक प्रकार से हो भी सकती है, नहीं भी हो भी सकती है लागू, और रेमेडीज तो रेमेडीज होते हैं एक प्रकार से। बट हाँ, उसके इफेक्ट्स धीरे धीरे देखने के लिए मिलते हैं, ये चीजें भी लागू होती है उसके ऊपर में। देखिए, ये जो चीजें हैं, मतलब अगर हम बात करें वास्तु के ऊपर में, ये रेमेडीज के बारे में देखा जाए तो दोनों ही मान्यता का ही खेल है एक प्रकार से। हम कितने बिलीव्स रख रहे हैं, क्या मान्यता है, क्या श्रद्धा है उसके ऊपर में। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने अगर ये रेमेडी की थी और उसके बाद सही में आपको अंदर से अगर खुद से कुछ फील आ रहा है, इंस्टेड ऑफ जस्ट पोकिंग आवर सेल्फ कि हाँ यार मैंने किया तो मुझे कुछ फील हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या खुद से अगर फील हो रहा है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यस वी फील दैट कि हाँ यार ये रेमेडी काम आ रही है। लेकिन अब सबसे अहम कब होता है कि मान लीजिए अब अधिकतर लोगों के घरों के अंदर में आज के तारीख में अगर हम देखें हिंदुस्तान में, अब कोई अगर हम बात कर रहे हैं कोई वास्तुशास्त्र का अगर प्रैक्टिस कर रहा है, तो जरूरी नहीं कि वो हर जो साइट पे जाएंगे वो कोई साइट नई की नई हो या बन रही हो। उनकी 60% साइट तो पुरानी च होती है, क्योंकि जो परेशान है उसको अधिकतर सबसे ज्यादा ये चीजें याद आती है, सबसे ज्यादा। तो इसीलिए 60% साइट्स के अंदर में जहां ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो रखा है तो वहां पे फिर रेमेडीज ही सबसे ज्यादा काम आती है। अधिकतर जगह पे फिर रेमेडीज ही काम आती है, तो वहां पे रेमेडीज दी जाती है। अब पहले विजिटिंग में मान लो कोई वास्तु के जो भी आए थे विशेषज्ञ या आचार्य वगैरह, आचार्य बोला जाता है अधिकतर वास्तु का जो प्रैक्टिस करते हैं उनको। तो अगर वो आए हैं, अगर उनने मान लीजिए 10,000 रुपए लेके एक बार उन्हें कंसल्टेंसी दे दी उनको, राइट। अब उसके बाद में महीने 1.5 महीने के बाद में अगर क्लाइंट को उसमें कुछ फील आ रहा है, एकदम से तो कुछ फील आएंगे नहीं, इंजेक्शन तो नहीं कि तुरंत फील आ जाएगा। फील हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, धीरे धीरे अगर लग रहा है कि हाँ मेरा व्यापार बढ़ रहा है, या जो भी जिस भी चीज के लिए बताई गई है, तो फिर वो सेकंड हियरिंग वगैरह या बाकी चीजों के बारे में भी फिर चलते रहता है, ये सब काम होते ही है। काम अच्छा है अगर आप उसमें एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैंने आपको जो कहा अभी मानसरा के बारे में, मनासरा के बारे में, तो वो जो किताब है, मतलब जो हमारे ग्रंथ है, बहुत उपयोगी है, और मैं इसका लिंक जरूर शेयर करूंगा आप सभी लोगों के साथ में। एंड कोशिश करिए कि रोज 10-10 15-15 पेजेस, मैं ये नहीं बोल रहा पूरी किताब पढ़ लीजिए, बहुत सारे पेजेस है क्योंकि उसमें 1,000-2,000 पेजेस है। बट एंड ऑफ द डे थोड़ा थोड़ा भी अगर आप पढ़ेंगे तो आप लोगों का धीरे धीरे नॉलेज डेवलप होगा उस चीज को लेके कि मुझे कौन से प्रैक्टिसेस फॉलो करना है, कौन से नहीं करना है। आप साइट सिलेक्शन में देखेंगे तो कम से कम 40 पॉइंट्स लिखे। कुछ आपके लिए लागू होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ घरों के लिए लागू होते हैं, कुछ कोई और टाइप के प्रॉपर्टीज के लिए लागू होते हैं, तो यू कैन मेक अ नोट आउट ऑफ इट इन दैट केस। ओके। ओके। ओके सर, और एक बात थी सर। हम्म, बोलिए। हेलो। समझो, मतलब क्लाइंट को सजेस्ट यही करे कि वास्तु एक साइंटिफिक रीजन है, मतलब जो हवा पानी आपने बताया, जो डेफिनेशन आपने बताया, उसके एब्सोल्युटली। रिगार्डिंग कंसल्ट करें क्लाइंट को।
हाँ बेसिकली मतलब देखिए, क्लाइंट को अधिकतर ऐसी चीजों में हमको क्लाइंट को कंसल्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो क्लाइंट खुद ही अगर मानते हैं तो आपसे रीजन नहीं पूछेंगे। फिर भी अगर कभी एक्सप्लेनेशन की अगर बातचीत सवाल आता भी है तो आप नॉर्मली बोल सकते हैं इट्स एन आर्किटेक्चरल और इट्स अ डिजाइनिंग थिंग, जो हम विथ रिस्पेक्ट टू नेचर एनवायरमेंट, पांच तत्व, इन सभी चीजों को लेके, दिशाओं को लेके जो प्लान करते हैं। क्योंकि देखो आपने अभी कोई भी चीज की अगर हम उदाहरण की बात करते हैं, अगर आज मैंने कहा कि हमको अगर एक किचन, अगर आज साउथ ईस्ट में अगर देना है हमको एक किचन, तो साउथ ईस्ट में क्यों देना है उसका भी उसमें कारण दिया, क्योंकि वो अग्नि का जोन है। अग्नि का जोन क्यों बोला गया? क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा, पूरे भारतवर्ष में आप कहीं पे भी देखेंगे कि तो वहां पे साउथ ईस्ट की तरफ में और साउथ वेस्ट की तरफ में आइडियली सबसे ज्यादा धूप वहीं से आती है। अब धूप वहीं से आ रही तो यानी सबसे ज्यादा गर्म एरिया वही है, यानी फायर का जोन है। और फायर के जोन के हिसाब से क्या माना जाता है? किचन माना जाता है। फायर जहां पे हो रहा है वहां पे एनर्जी भी पैदा होती है, इसीलिए वहां पे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से इलेक्ट्रिकल मीटर, ये सभी चीजों की भी एक बातें दी गई है। So end of the day, these are all the things which are related to the science and the architecture part only. हम लोग हमारे स्कूल कॉलेजेस में सिर्फ ये पढ़ते हैं कि वहां पे साउथ ईस्ट में किचन इसलिए देना है क्योंकि वहां से हमारे को, यहाँ पे अपने को डायरेक्टली धूप आती है, तो वहां पे कपड़े धोना, बर्तन धोना, यूटिलिटी, ये सब चीजें पढ़ते हैं, विच इज आइडियली राइट ओनली। बट ये चीजें यहाँ पे लिखने के कई हजारों लाखों साल पहले हमारे ग्रंथों में लिखा गया था। तो ये उस चीज को अपन ऐसे बढ़ावा देते हैं या इस चीज को ऐसे मानते हैं उस चीज को लेके। तो ये अपना एक बताने का एक तरीका है, उसके लिए तो ज्यादा बेहतर रहे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। हेलो। किसका क्वेश्चन है? हाँ जितेंद्र जी प्लीज। हाँ सर, ये जो आप हमें ग्रंथ का पीडीएफ देने वाले हैं, हम्म। वो हिंदी में अवेलेबल है अपने पास? सर संस्कृत में ग्रंथ तो, और मैंने इंटरनेट पे देखा है तो वो इंग्लिश में था। राइट, मैं पढ़ रहा हूँ उसको थोड़ा थोड़ा। तो वो अभी इंग्लिश में, आई अच्छा। नीड टू चेक इट कि हिंदी में होना तो चाहिए। वैसे हिंदी का उसका अनुवाद तो होगा ही, अब इतने साल हो गए तो आई चेक इट। अगर मिल जाता है तो मैं वो भी शेयर करता हूँ फिर। ओके सर। सर। हाँ जी। ओके, आपका कुछ और सवाल है जितेंद्र जी? नहीं सर। ठीक है। जी अमृता जी बोलिए। सर जैसे हाँ कई बार भरत जी। अपन मैं आपके साथ आता हूँ सर, एक मिनट आनंद जी। हाँ आप पहले कंप्लीट कर लीजिए अमृता जी। सर जैसे कंस्ट्रक्टेड साइट पे अपन जा रहे हैं वास्तु विजिट के लिए, हम्म। तो कई बार रेमेडीज के अकॉर्डिंग कलर्स चेंज करने के ऑप्शंस रहते हैं रेमेडीज में। और लेकिन आजकल के ट्रेंड में लाइट शेड्स अपने ज्यादा हैं, अप्लाई होते हैं। तो उस टाइम पे अपने को क्या करना चाहिए सर? डिपेंड्स अपॉन क्लाइंट को क्या चाहिए। क्लाइंट की जगह क्लाइंट बताएंगे हमको क्या करना है। क्योंकि देखिए सर एंड ऑफ द डे अगर क्लाइंट को फुल वास्तु चाहिए है तो वहां पे फिर हमको फिर हमारे डिजाइन्स को बैठालना पड़ेगा। क्योंकि आज अगर बेच चल रहा है या ओपन कलर्स चल रहे हैं या मॉड्यूलर चल रहे हैं या ये मटेरियल चल रहे हैं, ये सभी चीजें चल रहे हैं, लेकिन अगर मुझे वहां पे एंड ऑफ द डे वास्तु का प्रिंसिपल ज्यादा फॉलो करना है तो फिर वास्तु के बारे में वहां पे बात करेंगे फिर। वहां पे अगर क्लाइंट को ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे तो यहाँ पे बैल्कनी देना है मुझे साउथ वेस्ट में, या फिर मुझे साउथ वेस्ट में एंट्रेंस ही रखना है, या मुझे एक बेसिक वास्तु फॉलो करना है। बेसिक वास्तु अधिकतर लोग क्या बोलते हैं आपसे, सर हमको ज्यादा तामझाम में नहीं जाना है या ज्यादा कोर में नहीं जाना, अधिकतर लोग यही कहते हैं। तो बेसिक वास्तु क्या हो जाता है फिर कि अपने रूम्स प्लानिंग बराबर रहे, पहली चीज। दूसरी चीज उसके अंदर में हमारे इंटीरियर्स के अंदर में जैसे अब बेड पोजीशन क्या हो गया, टीवी यूनिट कहाँ रखना है, मंदिर कहाँ रखना है, टॉयलेट्स कहाँ अवॉइड करना है, किचन कहाँ रखना है, स्टेयरकेस कहाँ देना है, एंट्रेंस कहाँ से देना है। ये कुछ ऐसी चीजें होती है जो हर लोग लागू करते हैं, जो भी आपसे वास्तु मांगते हैं। अब कोई उसके भी अगर आगे वाले लेवल पे अगर जाने की बात कर रहे हैं तो फिर उन केसेस में आप फिर अमृता जी हम्म। कलर, रेमेडीज, इन सभी चीजों को फिर आप इंक्लूड कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है। ओके आनंद जी आपका कोई क्वेश्चन था? मैं आ रहा हूँ पूर्वी जी, गोयल जी आपके पास में भी आता हूँ। आनंद जी आपका क्वेश्चन बोलिए। जिनके भी क्वेश्चन है प्लीज आप हैंड रेस करके रखिए सो दैट आई कैन नो अलाउड। हाँ भरत जी। जी। हेलो। हाँ, हाँ मैं जी। एक्चुअली पूछ रहा था, जैसे कि जनरली क्या होता है कि हम लोग जैसे सजेस्ट करते हैं कि हाँ भाई, घर का फेस नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए या फिर साउथ ईस्ट होना, ये ईस्ट फेस होना चाहिए। तो जनरली कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पर हम लोग साउथ फेस्ट का हो जाता है, उसका मकान का फेसिंग। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें? मेनली या तो आपके पास में ऑप्शन है कि उस जगह को अगर आप बनाना चाहते हैं प्रॉपर ईस्ट की तरफ से अगर आपको देना है, तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले नक्शे के ऊपर में बताया था कि या तो आप ग्राउंड फ्लोर का अलग और फर्स्ट फ्लोर का अलग प्लानिंग दे सकते हैं, तो दिस इज द बेस्ट वे आउट। अदरवाइज अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, जैसे कहीं कहीं अपन होते हैं कि दो एंट्रेंसेस वगैरह देते हैं, तो आप एटलीस्ट एक छोटा एंट्रेंस वगैरह बना के या बैकडोर वगैरह देके इस टाइप के रेमेडीज वगैरह लोग करते हैं कभी कभी वहां पर। उसमें ये कर सकते हैं क्या, जैसे मान लीजिए कोई मकान साउथ फेस है,
हम्म। और हम लोग उसमें जो बेडरूम्स है और किचन है उसको हम लोग डायरेक्शन के हिसाब से, हम लोग रिक्वायर्ड डायरेक्शन के हिसाब से सेट करें तो दे सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो उससे कोई रिक्वायर्ड डायरेक्शन वास्तु मतलब इफेक्ट वास्तु तो नहीं रिक्वायर्ड आप आता? कह रहे हैं या आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट बोल रहे हैं आप? हाँ, दोनों चीज पॉइंट ऑफ से। दे सकते हैं। अगर आपका मान लीजिए साउथ की तरफ से भी अगर एंट्रेंस है, तो अब यूजुअली उन परिस्थितियों के अंदर में सिर्फ एक दिक्कत आती है हॉल को बैठाना वास्तु के हिसाब से, क्योंकि वास्तु आपसे बोलेगा कि मुझे नॉर्थ ईस्ट के अंदर में या नॉर्थ के अंदर में हॉल चाहिए प्रॉपर। और साउथ से अगर एंट्रेंस है किसी के घर का या मतलब एरिया का, तो फिर वहां से नॉर्थ के अंदर में आप सोच के देख रहे हैं कि दरवाजा खुला तो मैं हॉल में कैसे जाऊँ? हॉल तो पीछे है, तो फिर हॉल या तो फिर लंबा करना पड़ेगा, और लंबा अगर मतलब प्रॉपर्टी बहुत लंबी है तो इतना बड़ा हॉल बनाना तो नामुमकिन हो जाएगा। तो इस केस में फिर हम क्या करते हैं, ग्राउंड फ्लोर का एंट्रेंस अगर आ रहा है अपना साउथ की तरफ से, तो हम फर्स्ट फ्लोर का एंट्रेंस जो होता है स्टेयरकेस का, वो चेंज कर देते हैं वहां से, ताकि बंदा अगर यहाँ से अगर आ भी रहा है साइड के अंदर में साउथ से, लेकिन वो गाड़ी पार्क करके नॉर्थ ईस्ट की तरफ में मान लीजिए जीना है, वहां से चढ़ के फिर पकाएदा वो उस तरफ से ही चढ़ के आएगा। तो इस टाइप के फिर काम किए जाते हैं उसमें। ओके। ठीक है। ओके, पूर्विया जी आपका क्वेश्चन पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन इस क्लास से रिलेटिव नहीं है, मेरा एक पर्सनल पर्सनल है। मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं सर आपने जो पहले क्लास बताई थी अपने बीक्यू को वाली, उसमें ऐसा है कि सब एजेंसी की रिक्वायरमेंट थी, जैसे कि किसी का एस्टिमेट निकालने के लिए सबकी एजेंसी की जरूरत है। हम्म। उसमें ऐसा मेरा है कहना क्या है कि अब इतने भाई है, अहमदाबाद गुजरात में कोई भी ऐसा कुछ हो क्यों साइड का, तो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। मेरा ओके, यही काम है। मैं आपको इस चीज को लेके हम अलग से बात कर सकते हैं पूर्वी जी। आज हम इस क्लास के संबंधित थोड़ा बात करेंगे, वो ज्यादा सही लगेगा। ठीक। ठीक है, हम बात करते हैं गोयल जी से। ओके गोयल जी, प्लीज आपका सवाल रख लीजिए। सर मेरा ये पूछ रहा था मैं आपसे कि जैसे आर्किटेक्चरल इंटीरियर जो वास्तु है उसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है या इंटीरियर वास्तु का ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है दोनों का या? इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपका आर्किटेक्चरल लेआउट ही खराब है, आप सोच के देखिए ना, अगर जैसे अपन ने पिरामिड पढ़ रहे थे, तो पिरामिड के अंदर में अगर आपका बॉटम ही खराब है तो ऊपर तो आता ही नहीं सवाल, राइट? तो अगर आपका डायरेक्शन, आपके मैग्नेटिक फील्ड्स, आपके एलिमेंट्स, और उसके बाद फोर्थ कॉलम जो हमारा आता है, फोर्थ लेवल विच इज द आर्किटेक्चरल, अगर वो खराब है तो हमारा एपेक्स तक के जाने का सवाल आता ही नहीं, राइट? अगर मान लीजिए अगर मैंने एक बार के लिए मान के चलिए, अगर साउथ वेस्ट के अंदर में अगर मैंने बेडरूम दे दिया, बेडरूम के अंदर में मैंने वहां पे साउथ वेस्ट में अप्रोक्स बाथरूम भी लगा दिया, अब बाथरूम तो अब मैं तोड़ नहीं सकता, लेकिन अपेक्स हमारा जो है वो इंटीरियर है, अब वहां पे आप कितना भी वास्तु कर लीजिए, वॉशरूम हटेगा क्या वहां से? नहीं। नहीं। तो इस केस में इसीलिए आपको नीचे फाउंडेशन बनाना बहुत जरूरी है, इसीलिए नीचे नीचे से अपन ऊपर आते हैं ना कभी भी। तो इसीलिए पर्टिकुलर आपका जो इंपॉर्टेंस जो है, पहले आर्किटेक्चर स्टेज इज इंपॉर्टेंट, देन इट कम्स टू द इंटीरियर स्टेज। कई आर्किटेक्चरली बार नहीं वो है तो आप पॉसिबल ना इंटीरियर हो किस तो, पे करेंगे? अगर वो पॉसिबल ना हो हर जगह जैसे, तो कई लोग बेसिक वास्तु अपना लेते हैं, जैसे कि फायर एलिमेंट ठीक होना चाहिए, वाटर एलिमेंट ठीक होना चाहिए, बाकी में कोई काम नहीं, कम करते हैं लोग। तो क्या वो ठीक है? आज अपन ने जो चीजें पढ़ी सर, ये बेसिक वास्तु के अंदर ही आती है, अभी अपन कोर में तो बहुत दूर है मतलब अभी। दो चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं कि फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट को ज्यादा ध्यान में रखते हैं लोग, कि वो ठीक हो मेनली। मेरे हिसाब से सर सभी इंपॉर्टेंट है, अगर कोई बेसिक भी फॉलो कर रहा है तो पांचों का एटलीस्ट मान्यता रखना तो बहुत जरूरी होती है। आप किसी के साथ भी कम ज्यादा नहीं कर सकता आइडियली ज्यादा, सभी चीजें इंपॉर्टेंट ही आती है उसके अंदर में। अगर कोई जगह के ऊपर परिस्थिति अलग है या बातचीत अलग है तो वो एक अलग सवाल हो जाता है वहां पे। बाकी जरूरी तो सभी है उसके अंदर में, ऐसा हम ये नहीं बोल सकते कि इसकी अहमियत ज्यादा है या इसमें लॉस कम होगा तो इधर से प्रॉफिट थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा, ऐसा नहीं बोल सकते। जो तो ऑफिस में साउथ वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं बेस्ट होती है, वो स्टेबिलिटी की वजह से बोलते हैं। फिर से बोलिए, ऑफिस में? सीटिंग जो होती है ऑफिस में साउथ वेस्ट बोलते हैं कि ज्यादा बेस्ट होता है, वो स्टेबिलिटी की वजह से। नहीं, ऐसी बात नहीं है। साउथ वेस्ट कब बोले अपन ने? अभी अपन ऑफिस के अंदर में यूजुअली नॉर्थ की बात होती है, क्योंकि वो हमारा गेन का जोन है, वेल्थ का जोन है, या फिर अपन कुबेर का जोन होता है, वहां पे तो कमर्शियल एक्टिविटीज वगैरह हो रही है। तो जो यूजुअली प्लेसमेंट होना इन सभी चाहिए, चीजों के अंदर में तो नॉर्थ ही सबसे ज्यादा माना जाता है। फेसिंग या सिटिंग सर? फेसिंग की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है सर। ओके। ठीक है, सैमसंग के नाम से कौन जुड़े हुए हैं? प्लीज अपना माइक ऑन कर लीजिए। सर संदीप 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 बिरला हूँ सर। अच्छा अच्छा, बोलिए सर। सर जैसे अगर कोई प्लॉट की विड्थ फ्रंट में ज्यादा हो, बैक साइड में कम हो, तो सर उस केस में क्या होगा सर? सेंटर निकालना पड़ेगा। अगर आपका मान लीजिए 20 बाय 70 का प्लॉट है, 20 फुट का फ्रंट है और 70 फुट की गहराई है, 1400 फुट का प्लॉट हो गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट कभी भी मतलब आपको वास्तु के अंदर में उसका एक ये निकालना पड़ता है, सेंटर निकालना पड़ता है। अभी चलो, अगर ऑरस टॉरस मतलब अपना रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ट्राइंगुलर, ये सभी प्लॉट है अपना स्क्वायर शेप में, तो ये सब ठीक है।
लेकिन हमारे पास में जब ऑटो कैड सॉफ्टवेयर होता है तो ऑटो कैड में अपन सेंटर निकालना बहुत इजी होता है, ताकि क्या होता है कभी कभी टेढ़े मेढ़े प्लॉट वगैरह होते हैं ना, क्योंकि क्या होता है अगर अपना सेंटर बराबर नहीं है तो अपना चक्र बैठेगा नहीं बराबर, चक्र बराबर नहीं है तो सभी दिशाएं अपनी चेंज हो जाएंगी, यानी आप समझ के चले अगर 5 डिग्री भी गलती से हमारा अगर एंगल चेंज हो गया तो दिक्कतें आ जाती है। तो अगर अपना लंबा रहा, मोटा रहा, चौड़ा रहा प्लॉट, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका सेंटर बराबर निकलना चाहिए उसमें। हाँ, सर सर रेसिडेंशियल बिल्डिंग में बोलता है ना कि फ्रंट विड्थ ज्यादा नहीं होना चाहिए, बैक साइड मतलब फ्रंट कम होना चाहिए, बैक चौड़े होना चाहिए ज्यादा रेसिडेंशियल में। ऐसी मतलब अब आप उसके लिए लेकिन जगह को नहीं परिवर्तित कर सकते ना, एक बार के लिए हम अपने प्लानिंग को चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो चीजें बोलते हैं, बट मेरे हिसाब से वो चीजों को आप जमीन के ऊपर लागू नहीं कर सकते अधिकतर केसेस में। बहुत सारे लोग जहाँ पे आर्किटेक्चर या इंटीरियर की बात करते हैं तो वहाँ पे जो जगह है, जो जैसी जमीन है, उसी के आधार पे हम बेस्ट करके देते हैं। अब मान लीजिए किसी की जगह अगर कटी हुई है, टेढ़ी मेढ़ी है, तो हम फिर क्या करते हैं, स्लैब को प्रॉपर डालते हैं उतना, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में, ताकि हमारी जो प्रॉपर्टी है भले वो टेढ़े मेढ़े शेप में रहे, लेकिन मेरा जो स्लैब है, जो मेरा आवास है, जो मेरा एरिया जहाँ मैं रह रहा हूँ, वो मेरा प्रॉपर शेप में रहे। तो इस टाइप से उसको फिर ठीक किया जाता है। तो हमारे हमारे जो बेसिकली एरिया में क्या होता है ना, जैसे अगर मान लो फ्रंट 22 फीट है, बैक साइड 20 फीट है, तो वो जो 2 फीट का जो डिफरेंस है, या तो वो उसको प्लानिंग में ऐसी प्लानिंग करना पड़ेगी कि वो 2 फीट वाला जो एरिया है वो कोई सेट करना पड़ेगा, मतलब चाहे पोर्च में दे उसका दो। उसका इतना हाई इम्पैक्ट नहीं पड़ता सर, आप जो बोल रहे हैं ना, क्योंकि कोई भी बंदा आदमी को देखिए ना, आज आज की तारीख में 10,000 12,000 फुट की जमीनें मिल रही है। क्यों कोई 60 70 फुट की जगह का नुकसान करेगा? कोई नहीं करता इतना उसमें। लोग इससे अच्छा बोलते हैं कि ठीक है, अपना जो थोड़ा बहुत इफेक्ट है उसका अपन कुछ और प्रयोग में या कोई और चीज के लिए ओपन रख लेंगे, खुला रख लेंगे, या प्रयोग में ला लेंगे। छोड़ता कोई भी नहीं सर अधिकतर जगहों पे, वो एक मान्यता हो जाती है वहां पे अधिकतर लोगों की, कोई नहीं छोड़ते इतनी जगह। अब आपका अगर 20 बाय 32 का अगर प्लॉट है, तो यानी हाँ। अपने इसमें कितनी जगह हुई, 600 फुट लगभग, जब 600 साढ़े 600 फुट। अब 600 साढ़े 600 फुट के अंदर में 30 40 फुट अगर जगह छोड़ने बोले तो वो क्या काम की बचेगी फिर, वो तो आपकी जगह तो वेस्ट हो गया ना उसमें फिर। तो इस जगह पे फिर आपको आर्किटेक्ट बनना पड़ेगा, इस जगह पे फिर आपको अपन जो है आर्किटेक्ट इंटीरियर, आपको उसके तरफ से सोचना पड़ेगा, क्योंकि वेस्टेज हो रहा है ना स्पेस का फिर उसमें। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक। संकेत जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ यस सर, मेरा कंसर्न था कि अगर वो जो प्लॉट का है वॉल कंपाउंड का मेन एंट्रेंस लेते हैं, या अपना जो बिल्डिंग बिल्टअप एरिया रहता है कंस्ट्रक्शन का, वो मेन एंट्रेंस रहता है वास्तु के अगर अकॉर्डिंग। हाँ, अगर मान लीजिए 2000 फुट की जगह है, 2000 फुट की जगह के ऊपर में 1800 फुट का अगर बिल्टअप है, बिल्डिंग जहाँ पे अपनी खड़ी होने वाली है, तो पहला ऑब्वियसली प्लॉट का भी माना जाता है कि प्लॉट का एंट्रेंस कहाँ से है। अगर मान लीजिए लेकिन कोई अपार्टमेंट है जहाँ पे अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग ओनरशिप है, बहुत सारे फ्लैट्स हैं, तो उस केस में नहीं माना जाता। लेकिन पूरी जगह आपकी उस पे 4 माले बंदे हैं, तो वो भी आपके सब में आप ही रह रहे हैं या आपकी भाई बहन रह रहे हैं, सब साथ के ही हैं, तो उस केस में कंपाउंड का भी माना जाएगा और आपका फिर फ्लैट का भी माना जाएगा। लेकिन कोर लेवल पे अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर आपका पर्टिकुलर फ्लैट का जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा एज कम्पेयर, अगर हम बात करें तो। क्योंकि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर में यूजुअली ज्यादा इतना एक्टिविटीज नहीं हो रहा है ना प्लॉट के संबंधित, लेकिन उसके अंदर में जो घर है आपका मेन आवास, वो सबसे ज्यादा माना जाएगा इंपॉर्टेंट फिर। तो अभी इसलिए मैंने कहा, अभी आनंद जी से भी जैसे हम बात कर रहा था कि अगर अपना एंट्रेंस कोई और है या अपने हाथ में नहीं है, 3 जगह से अगर अपन गिरे हुए एक ही जगह से अपन दे पा रहे हैं, वो भी वो दिशा नहीं है, तो इन परिस्थितियों में फिर हम चेंज कर सकते हैं, चेंज इन टर्म्स ऑफ जो हमारा आवास है या जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है या दूसरे एरियाज है, उसको आप चेंज कर सकते हैं अगर हाथ में है तो। वो भी अब जगह के जगह निर्भर करता है ऑब्वियस। अ, मतलब पूरा ही बंगलो मतलब इंडिविजुअल का ही है, तो वॉल कंपाउंड का कंसिडर करेंगे या करना आवाज पड़ेगा, का? वही मैंने कहा, अभी करना ही पड़ेगा आपको। हाँ। अगर इंडिविजुअल का ही है तो करना ही पड़ेगा, तो उस केस में आपको सिर्फ एंट्रेंस का ध्यान रखना है। अगर ग्राउंड फ्लोर में सिर्फ पार्किंग है, ध्यान रखो मैं जो बोल रहा हूँ, अगर ग्राउंड फ्लोर पे साइट पे बंगलो पे सिर्फ पार्किंग है, अगर जमीन पे ग्राउंड फ्लोर पे, तो उस केस में एंट्री का ध्यान रखो। और अगर फर्स्ट फ्लोर है उसके ऊपर में, तो उस केस में फिर फर्स्ट फ्लोर की एंट्री का ध्यान रखो। लेकिन अगर फर्स्ट फ्लोर में प्रॉपर्टी का भी एंट्री और उसी फ्लोर में रह भी रहे, उसी फ्लोर में पार्किंग भी है, तो फिर आपको सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। प्लॉट का एंट्री का भी कंपाउंड में, और घर के अंदर का एंट्री भी, दोनों ही लागू होते हैं फिर वहां पे। ओके सर, थैंक यू सर। जी। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस ऑन दिस एनीवन? ओके, आई बिलीव नो वन। चलो बढ़िया। ओके, आई गेस नो क्वेश्चंस, कूल। चलो तो हम लोग क्या करते हैं, आज के सेशन को फिर हम लोग यहीं पे रैप करने वाले। आई गेस आप सभी लोग के लिए आज का सेशन फ्रूटफुल रहा हो, कुछ नया सीखने मिला हो। एंड अगले वीक हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ आने वाले हैं। आई पोस्ट सम आइडियाज ऑन द ग्रुप दिस वीक।
सो दैट कुछ नई चीज़ों को भी हम और एक्सप्लोर कर सके, कुछ नए सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी हम बात कर सके, एंड इसी प्रकार से हम लोग फिर इसको आगे भी करते रहेंगे कंटिन्यू। एंड जो पीडीएफ मैंने आपसे कहा था मानसरा के बारे में, उसका मैं इंग्लिश वाला तो है मेरे पास, तो वो तो मैं डालने ही वाला हूँ ग्रुप में, आप उसको देख सकते हैं। आज का जो पीडीएफ है उसको मैं ग्रुप में शेयर करने वाला हूँ, तो आप उसको भी आराम से देख सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानी तो आप बात कर सकते हैं। ओके, चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट वीकेंड, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो Bye, मच। sir. थैंक यू सर, गुड आफ्टरनून। थैंक Bye, यू, sir. बाय बाय। बाय सर। बाय।